साथियों नमस्कार। यूपीएससी 2025 का इंटरव्यू अभी चल रहा है। 17 पीपीएससी का इंटरव्यू 21 जनवरी से स्टार्ट है और यूपी पीसीएस 2025 का इंटरव्यू मेंस रिजल्ट आने के बाद होगा। आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू में जितना भी विवादास्पद टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, इस चीज़ पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लगभग 30 टॉपिक को हम लिए हैं, 30 टॉपिक को, जितना भी विवादास्पद टॉपिक है उसको लिए हैं। इस पर हम बात करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा अगर आपको, तो आने वाले वीडियो में और भी टॉपिक को हम इस पर कवर कर लेंगे। आज जिसको देखेंगे वो है शराबबंदी। अभी बिहार में जो चुनाव हुआ है इसमें शराबबंदी का इशू रहा था। इसके बाद है कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका लगातार चर्चा में, ये न्यूज़ में बना हुआ रहता है। रेवाड़ी संस्कृति जो फ्रीबीज कल्चर है, इस पर बात करेंगे। कास्ट सेंसस, सेक्युलरिज्म या प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई की स्वायत्तता, राज्यपाल की भूमिका, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जो महिला आरक्षण अधिनियम है, भारत निर्वाचन आयोग है, जुडिशियल एक्टिविज़म या फिर जो न्यायिक संयमता है, इस पर हम बात करेंगे। सिविल सेवा में लेटर एंट्री, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो एसआईआर वाला इशू है उस पर बात करेंगे। 6 शेड्यूल जो लद्दाख में भी हुआ है उस पर बात करेंगे। मणिपुर का हिंसा और राष्ट्रपति शासन, एनजेएससी बनाम कॉलेजियम सिस्टम, जाति धर्म की राजनीति, गठबंधन की राजनीति, राजनीति का अपराधीकरण, वक्फ संशोधन विधेयक जो अब अधिनियम बन गया, आरक्षण, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, त्रिभाषा सूत्र और भोजपुरी और 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा, आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर, एएफएसपीए अफस्पा कानून, शहरों के नाम का परिवर्तन जो हो रहा है, और वीवीपीएटी और नोटा। इस मुद्दे पर हम बात करने का आज कोशिश करेंगे कि इस पर आपका एक जनरल पर्सपेक्टिव आपका क्या होना चाहिए आपका, जो एक प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ ज़रूरी है। देखिए, हम इन सभी टॉपिक पर आगे चर्चा करें इसके पहले आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, तो इस पर जो आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए ना, एक जो है संविधान के रक्षक की तरह होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे ऊपर में आप संविधान को देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको आप सबसे ऊपर में रखेंगे। इसके बाद जो कानून वगैरह होगा, जो रूल होगा या फिर लॉ होगा या फिर जो एक्ट वगैरह होगा, इसको आप रखेंगे। इसके बाद जो न्यायपालिका का आदेश है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कुछ आदेश होगा, जैसे आप देखते होंगे केशवानंद भारती केस, पुट्टू स्वामी केस, इस टाइप का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या आदेश है, इसको देखने का कोशिश कीजिएगा। प्लस इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है कि इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई अच्छा प्रथा को देखने की कोशिश कीजिएगा, किसी अन्य देश का प्रथा या फिर जो शासकीय आदेश है, प्रशासनिक आदेश है, इनको देखने का कोशिश कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर किसी और देश से सीखने का कोशिश कीजिए कि ठीक है, भारत में हमारे पास में ये कानून नहीं है अभी, लेकिन इसके लिए हम किसी और देश से कुछ सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। जैसे अभी के टाइम में आप देखेंगे कि कुकी या मैतेई का जो विवाद जो है, ठीक है, अब इसके मान के चलिए अब हमारे पास में कुछ नहीं है, तो हम क्या दक्षिण अफ्रीका से नहीं सीख सकते हैं क्या, कि दक्षिण अफ्रीका में एक टाइम में गोरे और काले के बीच में भेदभाव था, तो उसका दक्षिण अफ्रीका ने किस टाइप से समाधान किया, या फिर गृह युद्ध, अमेरिका गृह युद्ध था, वहाँ पर अमेरिका ने इसको कैसे हैंडल किया था, वहाँ सीखने का कोशिश करना है। इसके बाद अगर आपको कुछ नहीं पता हो लास्ट टाइम में, तो फिर वहाँ पर हम विवेकाधीन शक्ति का हम प्रयोग करते हैं, जो अपना अंतरात्मा की आवाज़ से हम लेते हैं। तो ये होता है प्रोसेस, एथिकल प्रोसेस यही होता है किसी भी चीज़ को सोचने का, और इसी के आधार पर आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किसी भी मुद्दे पर आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से कि शराबबंदी पर आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। आपको मटेरियल ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवा चुके हैं और कई सारे मटेरियल आप मेंस के टाइम में पढ़े होंगे। अब हम बेसिक चीज़ पर नहीं जाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हम पर्सपेक्टिव बनाने का कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपका माइंड कैसे वर्क करना चाहिए। जैसे शराबबंदी था, बिहार में शराबबंदी कैसे आया। बिहार में शराबबंदी जो था 2016 में बिहार सरकार ने बिहार प्रोहिबिटेशन एंड एक्सरसाइज एक्ट 2016 लेकर के आया, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016। इसके तहत में पूरे बिहार में बैन कर दिया गया शराब को 2016 से। डीपीएसपी में आर्टिकल 47, इसके तहत में शराबबंदी किया जाता है। और केवल बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप में भी शराबबंदी है। अब अगर आप बीपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप इसको सोचिए कि बिहार सरकार का भी मूड क्या है। बिहार सरकार का मूड अभी ये है
कि जो है शराबबंदी रहना चाहिए। ठीक है, अगर प्रशांत किशोर अगर मान के चलिए बिहार में कब चीफ मिनिस्टर बन जाते, तो फिर आपका थोड़ा सा आपका व्यू चेंज होता वहाँ से। तो लेकिन अभी क्या है कि अभी नीतीश कुमार जी हैं, तो आपका व्यू इस बात से होना चाहिए कि शराबबंदी जो है, मतलब आपका व्यू फिर जो है नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग भी थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए यहाँ से। अब इसमें जो आप जो बैलेंस तो देंगे ना हर समय, इसमें आपको एक जो आपका जो पर्सपेक्टिव जो होगा वो एक संतुलित पर्सपेक्टिव होगा आपका। जैसे ये जो है सिर्फ आपको नहीं बताना है कि शराब जो है ये ज़मीनी हकीकत इसका जो है बहुत ख़राब है इसका, मतलब दोनों चीज़ आपको समझाना है वहाँ से। कि एक तो है कि अगर आप शराबबंदी को सिर्फ और सिर्फ अगर आप फेल कर देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे सरकार की नीति के खिलाफ आप जा रहे हैं। जबकि आपका काम क्या है, आपका काम है नीति को लागू करना, कि सरकार अगर शराबबंदी करवाया है तो उसको हम लागू करें। तो आप जो है इसको भी देखेंगे। दूसरा, आप ये भी चीज़ सोचेंगे इसमें कि अगर इसको हम सिर्फ और सिर्फ सफल घोषित कर देते हैं इसको, तो फिर ज़मीनी हकीकत को नकारना होगा। जैसे जहरीली शराब का जो मुद्दा है, गया औरंगाबाद सब में जो भी आदमी सब जो का जो डेथ जो हुआ है जहरीली शराब पी पी करके, तो इससे जो इस ज़मीनी हकीकत को तो आप नहीं नकार सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पर बताना है शराबबंदी के ऊपर में, दो चीज़ पर बताना है। एक तो आपका जो है इंटेंट के लेवल पे आपको बताना है कि जो सरकार का जो नीयत जो है, ठीक है, ये सही है। शराबबंदी बंद हुआ है, इससे महिलाओं की हिंसा में कमी आई है, अपराध में कमी आया था, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना कि नीति के स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर यहाँ पर अपने को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जो नीति है, जो इसका प्रक्रिया है, इसके लेवल पर अपने को दिक्कत हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको ये बात आपको बताना है कि जो इंटेंट जो था हमारा, इंटेंट हमारा क्या था, सामाजिक सुधार था। जैसे महात्मा गांधी का भी ये कॉन्सेप्ट था कि शराबबंदी वगैरह हो। तो और जो है हमारा संविधान का आर्टिकल 47 ये चीज़ कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत बढ़िया काम किए हैं। लेकिन कार्यान्वयन में चुनौती है। कार्यान्वयन में क्या चुनौती है कि एक तो है कि जो पुलिस और जो जो अपराधी है, उन दोनों का गठजोड़ यहाँ पर चलता है। तो इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है अपने पास में जो पुलिस जो मद्य निषेध वाला पुलिस है, उतना बेहतर तरीके से वो प्रशिक्षित नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है वो शराब को पकड़ सके। जैसे ड्रोन्स या फिर स्कैनर का यूज़ करके वो शराब को पकड़ सके, वो सब जो है उतना टेक्नोलॉजिकल व्यक्ति वो सब है नहीं। तो ये जो है इसके लेवल पर अपने को इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आपको समझाना पड़ेगा यहाँ से कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या कर सकते हैं हम, केवल जो है आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा कि केवल हम पुलिसिंग के लेवल पर काम नहीं कर सकते हैं। एक तो है हम जन जागरूकता हम फैलाने का कोशिश करें। दूसरा, जो शराबबंदी जो है ना, इसको केवल जन जागरूकता से भी काम नहीं चलेगा, इसको सामाजिक आंदोलन के रूप में आपको लाना पड़ेगा। आंदोलन क्या होता है, जागरूकता से आगे का स्तर होता है आंदोलन। तो आपको इस लेवल पर जाना पड़ेगा। नशा मुक्ति केंद्र हम जनरेट करें। हम जो एनजीओ वगैरह है, जो बढ़िया बढ़िया एनजीओ वगैरह है, उनको हम उतारें वहाँ पर। विशेष करके जो महिला से संबंधित एनजीओ है, अगर महिलाएं जागरूक रहेंगी तो उसका पति शराब नहीं पिएगा, उसका भाई शराब नहीं पिएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर काम करने का कोशिश करें। जो शराबबंदी को रोकने के लिए जो स्पेशल पुलिस हम बना रहे हैं, स्पेशल पुलिस को हम ट्रेनिंग दें कि स्कैनर का यूज़ कैसे करें, हम ड्रोन का यूज़ कैसे करें इसके लिए। तो इस टाइप का चीज़ों को हम यूज़ करने का कोशिश करें। जो सीमा का जो एरिया जो है, इस पर हम काम करने का कोशिश करें। तो इस टाइप से अपने को शराबबंदी के स्तर पर अपना एक पर्सपेक्टिव तैयार करना है कि अपने को जो है इंटेंट, मतलब जो है इंटेंट के लेवल पर आपको समझाना है कि सरकार का इंटेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर प्रॉब्लम है सर। अगर इसको हम सुधार दिए तो हम बहुत बढ़िया लेवल पर काम कर सकते हैं, शराबबंदी को भी एक सक्सेसफुल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप शराबबंदी को देखें आप। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा यहाँ से कि यूनिवर्सल सिविल कोड या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब इसमें क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, कि क्या था यूनिफॉर्म सिविल कोड में। आर्टिकल 44 के तहत में, जो डीपीएसपी का आर्टिकल 44 है, उसके तहत में इसको लागू करने का प्रावधान है। किसके ऊपर छोड़ा गया है, ये स्टेट के ऊपर में या फिर जो देश के ऊपर छोड़ा गया था। ये मैंडेटरी इसको बनाया नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट का भी केस था इससे लेकर के, सरला मुद्गल जैसे केस था। सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि यूसीसी को लागू करने की आवश्यकता है, वो समझाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके। सायरा बानो केस था। सायरा बानो केस में क्या था, 3 तलाक को जो असंवैधानिक घोषित किया गया था वो था। लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, 21वां जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट जो था उसमें इसको नकार दिया गया था। लेकिन 22वां में फिर से इस पर चर्चा हो रहा है, अभी चर्चा हुआ, ठीक है, राय मांगा गया फिर से। तो इस पर जो आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है, 2 तरीके से होना चाहिए आपका पर्सपेक्टिव। एक जो है, आपको जब भी देखना है, आपको एक सुधारक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि कुछ आप सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं। आपको कभी भी रेडिकल नहीं बनना है, मतलब जो है कट्टरपंथी आपको कभी नहीं बनना है इसमें। तो सुधारक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताएंगे, आपको ये चीज़ आपको समझाना पड़ेगा
कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो जेंडर जस्टिस है ना, जो महिलाओं को जो न्याय का मुद्दा है, उस पर जो है हम वर्क कर सकें। हम जो है एक समाज में हम इक्वलिटी को पैदा कर सकें, इक्वलिटी को हम ला सकें, विशेषकर महिलाओं के स्तर पर, जो सभी लोग जो है उसके स्तर पर उसको हम कर सकें। तीसरा बात आपको ये समझाना है कि जो देश जो है, ठीक है, देश में अगर सभी लोगों का अगर अपना अपना धर्म के हिसाब से चलेगा देश अगर, तो देश क्या है, देश यहाँ पर टूट जाएगा यहाँ पर। और जो है न्यायिक जटिलता यहाँ से क्रिएट होता है यहाँ से। इसलिए अगर हम अगर कानून के स्तर पर अगर हम एक समान संहिता को अगर लाते हैं, अगर यूनिफॉर्म लेवल को अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो इससे क्या होगा कि कानून का बेहतर तरीके से संहिताकरण हो पाएगा यहाँ से, और इससे हम एक जो न्याय की प्रक्रिया है ना, इसको जल्दी जल्दी हम निपटा पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी आपको समझाने का कोशिश करना है एक बार, कि जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है, इनको इससे संबंधित डर है, ठीक है ना, इनको डर लग रहा है कि कहीं हमारे ऊपर बहुसंख्यकवाद नहीं थोपा चला जाए। तो आपको ये चीज़ समझाना है यहाँ से कि जो जब भी इस कानून को लागू करना चाहिए, ठीक है ना, तो पहले इसको सेंट्रल के लेवल पर लागू नहीं करना चाहिए, पहले इसको स्टेट के लेवल पर लागू करना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए। जैसे अभी उत्तराखंड में लागू किया गया है आज़ादी के बाद पहली बार, तो उत्तराखंड में लागू किया गया है, तो अब हम समीक्षा करें उत्तराखंड के कानून को लेकर के, और इस तरीके से हम इसमें बात करें। इसके बाद भी क्या है कि जब भी कानून बने, तो कानून बनने से पहले एक जो है एक व्यापक लेवल पर जो है परामर्श हो, उसके बाद हम कानून की प्रक्रिया को लेकर के आए। और इसके बाद भी अगर चीज़ हो सकता है तो स्टार्टिंग लेवल पर हमें स्टेट को छोड़ना चाहिए चीज़, न कि हम सेंट्रल लेवल पर ही, स्टार्टिंग लेवल पर ही इसको लेकर के आ जाए। तो आपको ये चीज़ आपको समझाना पड़ेगा इसमें। दूसरा, आपको एक बात और इसमें समझाना पड़ेगा कि जो छठी अनुसूची है ना, छठी अनुसूची वाला जो है, छठी अनुसूची के स्टेट जितने भी हैं, और या फिर जो आर्टिकल 371 के तहत में जो भी स्टेट हैं, तो इन सबको जो भी ट्राइबल वाला मतलब स्टेट सब जो है, इनको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से इनको आप थोड़ा सा छूट दे सकते हैं, ताकि उनका जो स्थानीय कानून हो वो बना रहे और उनका भी लोकतंत्र में भरोसा हो, भारतीय लोकतंत्र में उनका भी विश्वास बढ़े। तो इस टाइप से आपको इस बात को समझाना है आपको कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या आपका क्या मतलब पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इस टाइप से आप अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में कि रेवाड़ी कल्चर या फिर जो फ्रीबीज कल्चर है। फ्रीबीज कल्चर का मतलब क्या है कि चुनाव जीतने के लिए जो आप गिफ्ट वगैरह देते हैं, या फिर जो आप मनी वगैरह बांटते हैं, या फिर जो वादा वगैरह करता है पॉलिटिकल पार्टी, इसको हम कहते हैं फ्रीबीज कल्चर, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले भी बता चुका है ये बात कि जो है आप अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई घोषणा करता है, कोई वादा करता है, तो पॉलिटिकल पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि फंडिंग कहाँ कहाँ से आ रहा है ना। तो इसमें आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? इसमें आपका पर्सपेक्टिव आप इस तरीके से समझाने का कोशिश कीजिए कि एक जो है ना वेलफेयर का मतलब कल्याण और जो है रेवाड़ी मतलब जो फ्रीबीज है ना, फ्रीबीज जो है इसमें जो है अंतर है। अब कल्याण और फ्रीबीज में क्या अंतर है? कल्याण का मतलब ये है कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो एक कल्याण का बात हो सकता है। लेकिन जैसे क्या है कल्याण का बात, जैसे आप देख लीजिए कि शिक्षा पर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन, इसके अलावा कुछ रोजगार पर कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है, ये कल्याण का मुद्दा बनता है। लेकिन अगर आप मुफ्त बिजली सभी को देना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो फिर ये क्या बनता है, ये एक फ्रीबीज का मुद्दा बनता है। मतलब ये चुनावी घोषणा पत्र होता है और इसका दुरुपयोग होता है। इसका दुरुपयोग कैसे होता है कि अब मान के चलिए सबको फ्री बिजली अब दे दिए, अब बहुत सारे आदमी जो है जिनको भी बिजली का काम नहीं भी है, वो भी दिन भर अब अपना बल्ब चला के छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है कि जो देश का संसाधन है इसका दुरुपयोग होता है। तो इससे बचना है, और इसको हम वेलफेयर को लेकर के हम अगर काम करना चाहें तो इसके लिए हम ठीक है, मतलब जो वेलफेयर जो होता है एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि फ्रीबीज जो होता है एक तरीके से आपका संसाधन का दुरुपयोग होता है। इस लेवल पर आप समझाइए इसको कि मेरिट और नॉन मेरिट गुड्स में आप अंतर समझाने का कोशिश कीजिए इसके माध्यम से। दूसरा आपको क्या समझाना है यहाँ से कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब राजनीतिक दल जो है इसका क्या व्यूज़ होना चाहिए। तो राजनीतिक दल को जब भी राजनीतिक दल कोई भी चीज़ पर आपको जैसे योजना का लाभ देने का बात करता है या कुछ वादा करता है, तो राजनीतिक दल को ऐसा चाहिए कि राजनीतिक दल जो है
अपना जो जो भी वादा वो किया आपसे, तो उसका फंडिंग प्लान भी राजनीतिक दल को बताना चाहिए कि फंडिंग हम कहाँ कहाँ से लाएंगे, कौन कौन सा फंडिंग लाएंगे, ठीक है। तो और चुनाव आयोग को इस पर निगरानी करना चाहिए। इस टाइप से अपना व्यू बनाइए आप। इसके बाद क्या है कि जो संविधान की भावना है ना, संविधान की भावना क्या है कि संविधान की भावना ये है कि सभी के साथ में हम समानता का बात करें, हम सभी की संपत्ति के साथ में हम इक्वलिटी के लेवल पर हम काम करें। ये जो डीपीएसपी के लेवल पर हम जो बात जो सोचते हैं यहाँ से, तो एक जो है ना, जो वेलफेयर के लेवल पे जब हम काम करेंगे तो फिर ये गरीब लोगों के लिए ये क्या करेगा, ये एक सेफ्टी नेट का काम करेगा, सेफ्टी कंबल का काम करेगा ये गरीब लोगों के लिए। लेकिन अगर हम फ्रीबीज का यूज़ अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं तो फिर इससे क्या है, इससे देश को नुकसान पहुंचता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप दिखा सकते हैं कि आरबीआई का रिपोर्ट है कि ये जो आपका राजस्थान है, पंजाब है, इन सब का गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा फ्रीबीज का यूज़ किया कि इन लोगों का जो है ऋण जीडीपी अनुपात जो है बढ़ता चला गया धीरे धीरे। और इस पर आरबीआई 2022 में भी उसके बाद भी रिपोर्ट भी जारी किया था आरबीआई ने, ठीक है। तो फिर आप इसको इस टाइप से समझाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में जातिगत जनगणना। अब देखते हैं जातिगत जनगणना में, जातिगत जनगणना बहुत ज़्यादा न्यूज में भी है। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना कब किया गया था, पहली बार व्यापक, सॉरी आखिरी बार व्यापक रूप से कब किया गया था, तो 1931 में किया गया था। 1931 में किया गया था। उसके बाद से 1951 से भी हो रहा था जातिगत जनगणना, लेकिन किसका, सिर्फ एससी एसटी का। जो जनरल और ओबीसी है इनका नहीं किया गया था। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें आपको क्या चीज़ समझाना है, आपको इसमें जो आपका जो पर्सपेक्टिव जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए आपका पर्सपेक्टिव कि जो एक तो जातिगत जनगणना है ना, इसमें क्या होगा, इसमें डेटा होगा। तो आप ये चीज़ समझाइए यहाँ से कि जो डेटा है ना हमारा, जो जातिगत जनगणना से जो भी डेटा आएगा, ठीक है, डेटा का हम सही उपयोग करना जानते हैं, रचनात्मक उपयोग या फिर क्रिएटिव उपयोग जो है, क्रिएटिव यूज जो है इसका इसका आप करना जानते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर जातिगत जनगणना के क्वेश्चन में समझाने का कोशिश कीजिए आप, कि इसमें आप ये बताइए कि जो डेटा जो है ना, डेटा डेटा एक समस्या नहीं है, बल्कि क्या है कि डेटा का हम यूज़ करना जानते हैं। यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे डेटा का, डेटा का यूज़ हम ये कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि किसी हमको कोई वंचना सूचकांक बनाना है, ठीक है, डिप्रीवेशन इंडेक्स अगर हमको बनाना है कहीं पर भी, तो हम उसमें हम इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। हम अगर देखना चाहते हैं कि समाज में कौन सा तबका के लोग ज़्यादा गरीब हैं, कौन सा तबका के लोग ज़्यादा अमीर हो गए हैं, जैसे कि जाति ही है तो जाति में कैटेगराइजेशन अगर हो रहा है यहाँ से, सॉरी कैटेगरी में जब कैटेगराइजेशन जब हो रहा होगा यहाँ से, तो उसमें ये चीज़ का महत्व बढ़ेगा कि भाई अगर आरक्षण का लाभ मिला तो किस जाति को मिला, किस जाति को कितना ज़्यादा मिला, कौन सी जाति को अभी अभी अब आरक्षण देने का ज़रूरत है। तो इसमें इस डेटा का हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका जो है हम रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और दूसरा आपको ये चीज़ आपको समझाना है वहाँ से कि जो जातिगत जो है, जाति जो है, ठीक है, जाति एक भारत में एक जो है एक सोशल रियलिटी है, मतलब एक सामाजिक वास्तविकता है कि जाति एक टाइम में था, आज भी है। तो जाति जब भी आप देखेंगे कि जाति मतलब जो है जाति को आपको ये चीज़ समझाना है थोड़ा सा, कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ देखिए, आप आज भी आप देखेंगे कि जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी कौन है सबसे ज़्यादा, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि सफाई करने वाला जो जाति जो है, सफाई करने वाले जो लोग जो है भारत में आज भी, वो किसी खास जाति से संबंधित है। तो ये एक आज भी एक रियलिटी है जाति। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है यहाँ से, इसका यूज आपको समझाना है और साथ ही साथ आपको इसका जो है एक ड्रॉबैक भी बता देना है, मतलब जो चेतावनी भी आपको देना है यहाँ से कि अगर इसका हम यूज़ अगर बेहतर तरीके से नहीं कर पाए, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा यहाँ से कि जातिगत वैमनस्य भी पैदा होगा यहाँ से। और उसके बाद जो जाति का जो है ना राजनीतिकरण, मतलब जो कास्ट पॉलिटिकलाइजेशन का स्थिति क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। तो एक इस टाइप से आपको समझाना है कि जो है जाति का जो जनगणना हम करवा रहे हैं, इसको हम पॉलिटिकल टूल के रूप में नहीं बल्कि डेवलपमेंट टूल के रूप में करें तो फिर बढ़िया हो सकता है सर, ठीक है। तो इसको जातिगत जनगणना को इस टाइप से देखें। अब हम यहाँ से देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता जो सेकुलरिज्म है, इस पर भी बहुत डिबेट चल रहा है। तो सेकुलरिज्म को आपको बताना है वहाँ से सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ा थोड़ा करके। इस सेकुलरिज्म का सबसे पहले आपको ये चीज़ समझिए सेकुलरिज्म है क्या। तो 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके द्वारा भारत में सेकुलरिज्म को जोड़ा गया था। हालांकि इससे पहले भी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे राजेंद्र गडकर, वो इस चीज़ के बारे में बता चुके थे कि जो ये जो है ना उनका एक टिप्पणी था कि पंथ निरपेक्षता जो है भारतीय संविधान का जो है भारतीय संविधान में मेंशन नहीं भी हुआ है, फिर भी वो पंथ निरपेक्षता जो है भारतीय संविधान का लक्ष्य है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है एसआर मुंबई का केस था, एक मुंबई के केस में पंथ निरपेक्षता को क्या माना गया, बेसिक जो है डॉक्ट्रिन में माना गया उसको।
अब जो है इसमें आपका क्या व्यू होना चाहिए। देखिए इसमें जो भी चीज़ें पक्ष विपक्ष ये सब चीज़ें, ये सब आपके नोट्स में होगा लिखा हुआ, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा ज़्यादा बन जाएगा और फिर देखेंगे भी नहीं कोई ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ आपको व्यू बताने का कोशिश करें कि आपका व्यू क्या होना चाहिए। अब पंथ निरपेक्षता है, तो पंथ निरपेक्षता में आप थोड़ा सा आप इसको समझाने की कोशिश कीजिए कि जो पंथ और धर्म है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है कि धर्म जो है एक लार्ज चीज को दिखाता है, जबकि पंथ जो है एक छोटे लेवल पर चीज़ों को दिखाता है। तो इस पर ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से आप एक दो चीज़ को और समझाने की कोशिश कीजिए कि जो भारत में जो है ना, भारत का जो संविधान जो है या फिर जो भारत का जो मोरल कल्चर है, यहाँ पर जो है पंथ निरपेक्षता का जो व्यू है वो धर्म का के विरुद्ध में नहीं है। ये एंटी रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, बल्कि क्या है, ये जो है ये टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है। मतलब जो सहिष्णुता का कॉन्सेप्ट है ना, वो है हमारा पंथ निरपेक्षता। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं। जैसे हम भारत में दिवाली को भी मनाते हैं, क्रिसमस को भी मनाते हैं, हम जो है ओनम को भी मनाते हैं, प्रकाश वर्ष को भी मनाते हैं। जब वैष्णो देवी में जब लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, तो वैष्णो देवी में जो सेवादार सब जो होते हैं वो मुस्लिम सब भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिला जुला रूप है अपने भारत में। ये चीज़ अपने को दिखाना है। सूफी भजन हम सुनते हैं, भजन संध्या होता है, उसमें हम वो उस चीज़ को सुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको ये चीज़ दिखाना है कि सहिष्णुता के स्तर पर, जो टॉलरेंस के स्तर पर जो है हमारा धर्म, हमारा जो पंथ निरपेक्षता है वो इस लेवल पर है। और जो कि पश्चिम का जो धर्म निरपेक्षता है इससे अलग है। पश्चिम में क्या है कि पश्चिम में धर्म और स्टेट के बीच में पूर्ण तरीके से अलगाव है, जबकि भारत में क्या है, भारत में धर्म और जो है स्टेट के बीच में पूर्ण तरीके से अलगाव नहीं है। यहाँ पर अगर धर्म विरुद्ध कोई काम होगा तो उसमें जो स्टेट इंटरफेयर करेगा। जैसे अस्पृश्यता वाला मुद्दा है, इसमें स्टेट इंटरफेयर कर रहा है। हाजी अली दरगाह का या फिर सबरीमाला का इशू है, इसमें स्टेट आता है। ठीक है। तो इस टाइप का जो चीज़ें हैं यहाँ से, तो इस टाइप का चीज़ों को आपको समझाना है यहाँ से कि जो सकारात्मक हस्तक्षेप है ना, पॉजिटिव इंटरफेरेंस का मॉडल है भारत में, पॉजिटिव इंटरफेरेंस का मॉडल है भारत में। तो ये चीज़ आपको भारत का पंथ निरपेक्षता को आपको थोड़ा सा आपको समझाना है वहाँ पर। तो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या है कि जो एक प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है, उसके लिए रूप में आपका क्या व्यू होना चाहिए। तो इसके लिए आपका व्यू ये होना चाहिए कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ यही है कि जब भी आप कोई भी आप निर्णय लेते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है नागरिक का जो है उसका फाइल को देखिए। मतलब एज अ सिटीजन के रूप में बिहेव करना चाहिए हमें, न कि हमें उसका पूरा नाम या फिर समुदाय को बताना चाहिए। ठीक है, उसका समुदाय को देखना चाहिए। तो यही चीज़ है यहाँ से कि जैसे हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा यूपीएससी का, वो भी यही बात बताता है हमारा कि कोड ऑफ कंडक्ट जो सिविल सर्विसेज का है वो भी यही बात बताता है। नोलन समिति, जो एक ब्रिटेन का नोलन समिति था, या फिर जो भारत में सेकंड एआरसी रिपोर्ट था, उसमें भी इसी चीज़ का बात बताया जाता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को किस टाइप से सोचना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिविटी से, गैर तरफदारी से अपने को निर्णय लेना चाहिए यहाँ से। तो ये अपने को पंथ निरपेक्षता पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइप से आप रखने का कोशिश कीजिए, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि आपको एक बात और समझाना है यहाँ से कि भारत का जो कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट है कि सर्वधर्म संभाव वाला कॉन्सेप्ट है भारत में, है ना, कि सभी धर्म का संभाव का स्थिति है यहाँ से। तो इस पर बात करना है आपको, क्योंकि देखिए अभी सरकार भी अभी इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा है। सरकार अगर सरकार सोचेगा तो फिर हम कुछ सोचेंगे यहाँ से, लेकिन सरकार भी अभी इसको फिलहाल मेंटेन करने के पक्ष में है। तो हम फिलहाल इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारे पास में ईडी, है ना, प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में समझिए। अब प्रवर्तन निदेशालय क्या था हमारा यहाँ से, प्रवर्तन निदेशालय जो है इसकी स्थापना 1956 में होती है। किसके अंतर्गत में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत में आता है। जो वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत में आता है प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो राजस्व विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके तहत में ये आता है प्रवर्तन निदेशालय। ये जो है ये पीएमएलए 2002 का कानून है। फेमा और अपने के तहत में ये जो है कार्रवाई करता है। उसके तहत में ये जो है इसी का तीनों कानून के तहत में ये जो है इसको इसी के तहत में ये मुकदमा को देखने का काम करता है। ठीक है। अब क्यों जरूरी है और इस पर विवाद क्या है, ये सब आपको पता होगा, ये सब आपके नोट्स में भी होगा। अब आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए ईडी को लेकर के, या फिर जो सीबीआई है, इन सब को लेकर के, दोनों का आप एक ही साथ देख सकते हैं यहाँ से कि ईडी सीबीआई के मुद्दे पर। जैसे सीबीआई क्या था, सीबीआई 1963 में बनाया गया था, गृह मंत्रालय का संकल्प के द्वारा इसकी घोषणा इसको बनाया गया था। और जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, जो डीएसपीई एक्ट था, डीएसपीई एक्ट 1946, इसके तहत में इसकी स्थापना की गई थी सीबीआई की। ठीक है। अब सीबीआई की स्थापना इसके तहत में किया गया। अब ईडी और सीबीआई ये सब जो संस्था जो होना चाहिए, इसकी प्रासंगिकता है या नहीं है भारत में।
तो इसको आप इस टाइप से समझने का कोशिश कीजिए कि देखिए इसकी प्राथमिकता क्यों है। देखिए, एक तो ये आपको समझाना पड़ेगा यहाँ से कि जो संस्था है ना, संस्था गलत नहीं होता है, संस्था का क्रियान्वयन कैसे करवाना चाहिए अपने को, मुद्दा वहाँ पर टिकता है। अब जैसे ईडी और सीबीआई है, संस्था बिल्कुल गलत नहीं, संस्था बहुत बढ़िया है। हालांकि सीबीआई के ऊपर में जैसे क्या था, पहले जो जस्टिस जो जो सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि सीबीआई को तोते की तरह काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि जो संस्था बढ़िया है, लेकिन क्या है कि इसको काम मतलब इसका जो प्रक्रिया जो है, इसको प्रक्रिया के लेवल पर इसको थोड़ा सा काम करने का ज़रूरत है। जैसे इसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि स्वतंत्रता इसकी, ठीक है, स्वतंत्रता को मेंटेन रहना चाहिए इसका, ठीक है। अब सब आप इस चीज़ को दिखाइए कि ये जो संस्था जो है, इस संस्था का आवश्यकता क्यों है, ये जो ईडी या फिर सीबीआई है, इसकी आवश्यकता क्यों है। क्योंकि ग्लोबल लेवल पर भी अगर आप देखें तो इस तो सीबीआई जो है ये इंटरपोल से कनेक्टेड है आज के टाइम में। जो जो हमारा ईडी जो है, ईडी आप देखेंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा है या फिर जो टेरर फंडिंग का मुद्दा है, इनको ईडी जैसे संस्थान ही पकड़ पा रहा है बढ़िया तरीके से। तो इसकी आवश्यकता इस चीज़ को लेकर के आज भी है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत विश्वसनीयता की चुनौती को लेकर के है। जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है इसमें है, वो कैसा है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है वो इस चीज़ को लेकर के है कि जो दोष सिद्धि रेट है इसका, कन्विक्शन रेट जो है, ठीक है ना, दोष सिद्धि रेट इसका बहुत कम है इसका, मतलब 95% केस में अब जो आरोपी जो है वो मुक्त हो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे काम तो फिर जो है आपके ऊपर में लोगों का भरोसा फिर उठता चला जाता है। दूसरा, जो जांच की गुणवत्ता है ना, ये एक जो है ये मतलब कई बार इसको लेकर के विवाद रहता है कि इस पर आरोप ये लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी हाँ मतलब जो है केवल विपक्ष के लोगों को ही टारगेट नहीं किया जाए, बल्कि इसको एक निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए इसको, ठीक है ना। तो ये जो आरोप जो है, इस आरोप से बचना चाहिए ईडी और सीबीआई को, एक निष्पक्षता यहाँ पर इनके साथ में रहना चाहिए है। तो यही है यहाँ से कि एक जो है ओवरसाइट मैकेनिज्म, ठीक है ना, ओवरसाइट मैकेनिज्म पर अपने को काम करना चाहिए। ओवरसाइट मैकेनिज्म पर काम कैसे कर सकते हैं आप, जो स्वायत्त निगरानी तंत्र है इसको आप बेहतर तरीके से काम करने, इसको आप बेहतर तरीके से बढ़ाने की कोशिश कीजिए यहाँ से। तो इस टाइप से अपने को सीबीआई और ईडी पर अपने काम करना है कि संस्था तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कहाँ पर चुनौती है, विश्वसनीयता की चुनौती है, ठीक है। तो आपको अंततः आपको सिर्फ इतना आपको बताना है कि सर शक्ति जरूरी है, इनको और पावर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि इसके साथ में क्या है कि इसके ऊपर में एक जिम्मेदारी भी आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो इस टाइप से सीबीआई और ईडी को देखने का कोशिश कीजिए कि हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं यहाँ से कि राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है राज्यपाल की भूमिका को लेकर के। अब राज्यपाल की जो भूमिका जो है क्या है, राज्यपाल की भूमिका, तो राज्यपाल की भूमिका एक दोहरी भूमिका को राज्यपाल निभाते हैं। एक तो वो संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, दूसरा वो केंद्र का भी वो प्रतिनिधि है वहाँ पर वो, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पर आता है, दिक्कत आता है कि जो विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है ना, विवेकाधीन शक्ति को लेकर के प्रॉब्लम आता है, जहाँ पर कि स्टेट और राजभवन दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अभी पंजाब में आप देख रहे होंगे मुद्दा चल रहा है, या फिर जो तमिलनाडु में मुद्दा चल रहा था, यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर मुद्दा चल रहा है अभी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के है। अब इसमें आपको क्या चीज़ बताना है आपको यहाँ से, देखिए कुछ चीज़ यहाँ पर ये है कि आप जो समस्या जो क्रिएट अगर हो रहा है ना, तो आप इसको सच में स्वीकार कीजिए कि हाँ यस सर समस्या हो रहा है, सच में समस्या हो रहा है कि जो राज्यपाल का भूमिका लेकर के समस्या क्रिएट हो रहा है। लेकिन जो है समाधान क्या है, समाधान जो है इसका जो है इसका सिर्फ आलोचना करने में नहीं है, या फिर जो है पद को हटाने में नहीं है, बल्कि क्या है कि सुधारने में है। सुधारेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर का भी एक कोट था, उसको भी आप बता सकते हैं वहाँ से कि जैसे राज्यपाल के पास में कोई शक्ति नहीं होगा, उसके पास में क्या होगा, कर्तव्य होगा उनके पास में। और जो है उस कर्तव्य का वो यूज़ कैसे करेंगे, उन कर्तव्य का वो यूज़ राज्य की जो विधानसभा है, विधान या फिर कार्यपालिका है, उसके माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें से 3 बात को समझाना है। एक तो है पद की गरिमा को समझाना है कि राज्यपाल की पद की गरिमा क्या होता है, कि राज्यपाल की पद की गरिमा ये होता है कि आप जो है राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से आप काम नहीं करें, बल्कि आप एक निष्पक्ष रूप से आप काम करें, और इससे जो पद की गरिमा है ये संवैधानिकता के अनुरूप ये रहता है। दूसरा,
आप यहाँ पर ये चीज़ समझाने का कोशिश कीजिए कि जो आयोग सब जो था, जो पूंछी आयोग था या फिर जो सरकारिया आयोग था, इसका सिफारिश क्या था? इसका सिफारिश था कि जो राज्यपाल को जो है ये चांसलर सबका जो पद जो है, जो वीसी सब वाला सब जो पोस्ट जो रहता है, चांसलर सबका पोस्ट, इससे इसको बचना चाहिए और विश्वविद्यालय सबको जो ये सब चीज़ को छोड़ना चाहिए इनको। दूसरा, जब भी कुछ विवादास्पद मुद्दे पर जब भी बात हो तो स्टेट से परामर्श के बाद ही इनको कुछ फैसला लेना चाहिए। तीसरा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक जो डिसीजन जो था, इसको आप समझाने की कोशिश कीजिए। अभी जो बिल जो आया सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या फैसला दिया था? अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही एक फैसला दिया था कि राज्यपाल जो है राज्य के विधायक को रोक करके नहीं बैठ सकते हैं। आपको एक जो है एक तय समय सीमा के अंदर में उसको मंजूरी भी देना चाहिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट उस पर वर्क कर सके और सुप्रीम कोर्ट में बार बार मुद्दा नहीं पहुंचे। तो इस टाइप से अपने को बताना है यहाँ से कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर के एक आपका पर्सपेक्टिव इस टाइप से होना चाहिए कि जो है आप समस्या को भी बताइए और उसके साथ साथ आप समाधान को भी बताने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ से एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर आपका क्या ही व्यू होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन पे? देखिए, अभी क्या था कि अभी जो एक रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया गया था, रामनाथ कोविंद समिति ने भी बताया था कि जो हम एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करवाना चाहिए, हमें इसकी ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। वो बताए थे कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो चुनाव जो है, इसको हम एक साथ करा सकते हैं और जो चरण 2 में हम क्या करवाने की कोशिश करें कि जो 100 दिन के भीतर ही हम नगर पालिका और पंचायत का भी जो चुनाव है ना, इनको भी हम करवाने का कोशिश करें। और इसके लिए आपके पास फैक्ट होगा ऑलरेडी, आप इसको अपना जो भी आपका नोटबुक है वहाँ से पढ़ने का कोशिश कीजिए। हम इसमें आपका एक पर्सपेक्टिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इसको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको ये चीज़ बताना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, भाई ये तो कदम तो बहुत बढ़िया है। एक जो है विजनरी ऑफिसर की तरह आपको सोचना है, एक दूरदर्शी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको सोचना है कि ये जो है ये एक दूरदर्शी प्रशासनिक सुधार है, ये सही बात है। लेकिन क्या है कि इसको लागू करने के तरीके पर निर्भर करेगा ये। अब ये फाइनली ये लागू करने का तरीका कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हैं, इम्प्लीमेंट का हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसके आधार पर ही ये चीज़ डिपेंड करेगा। सबसे पहले आप ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए यहाँ से कि जो ये अगर इसको हम लागू करवाते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा यहाँ से? सबसे पहला मुद्दा जो ये आता है कि स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा, ठीक है। स्थिरता और जवाबदेही का मुद्दा सबसे पहला आता है हमारे पास में कि जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि 5 साल के लिए अगर गवर्नमेंट अगर हम बना दिए तो फिर वो जवाबदेही नहीं रह जाए, वो जो है उनका जवाबदेही खत्म हो जाए उसका। दूसरा, अगर हम स्थिर अगर कर दिए इसको, तो उसके बाद जो है सरकार जनता को ही भूल जाए यहाँ से। तो स्थिरता और जवाबदेही के बीच में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए कि जैसे कोविंद समिति जो था, उन्होंने भी ये चीज़ बताया कि जो अनएक्सपायर्ड टर्म जो होगा, जो बचा हुआ अवधि होगा, उसके लिए जो है मतलब उसके लिए चुनाव जब भी हम करवाएंगे, अगर मान के चलिए अगर कोई मान के चलिए कहीं हंग इलेक्शन हो गया या कुछ हो गया अगर वहाँ से, या फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी टूट गया, कुछ हो गया अगर वहाँ से, तो फिर हम जो भी चुनाव ना बीच में करवा भी रहे हैं अगर हम किसी का, तो फिर हम उसको शेष बचे हुए टर्म के लिए करवाएं, न कि हम फिर से पूरा 5 साल के लिए हम करवा दें। तो आपको ये कोविंद समिति का एक सुझाव आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, आपको संघीय विश्वास की भी बात को आपको समझाना है वहाँ से। जो फेडरल ट्रस्ट है ना, फेडरल ट्रस्ट का मुद्दा को भी आपको समझाना पड़ेगा आपको। फेडरल ट्रस्ट का मुद्दा को आप कैसे समझाएंगे? आप ये समझाइए वहाँ से कि सर कहीं ऐसा मतलब केंद्र सरकार इसको लागू तो करे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है और जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, इनका भी पूरे तरीके से सम्मान होना चाहिए। न कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सब का यहाँ से खत्म हो जाए, वो सब यहाँ से। तो इससे अपने को बचना चाहिए यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद आप यहाँ से ये समझाने की कोशिश कीजिए कि एक दो एग्जांपल आप वर्ल्ड का भी एग्जांपल लाइए यहाँ से, कि जैसे जर्मनी में क्या सिस्टम है। जर्मनी में वैकल्पिक सरकार का सिस्टम है कि अगर एक सरकार जो कि बहुमत के साथ में सत्ता में आया, अगर वो बीच में गिर गया, तो उसके बाद जर्मनी में इस चीज़ का प्रावधान है कि वहाँ पर जो विपक्ष है या फिर जो वैकल्पिक गवर्नमेंट है, वैकल्पिक कोई दल है, तो वो सब वहाँ पे आके सरकार संभाल लेंगे। तो इसको आप इस टाइप से समझाइए कि, और अंततः आप यहाँ समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो है ना वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या है कि ये भारतीय लोकतंत्र का एक जो मेच्योर लेवल जो है ना, इसको ये आगे बढ़ाएगा। और जो विकास उन्मुख गतिविधि है, जो चुनाव का जो झंझट है ना बीच बीच में, इससे हमको अपने को निजात मिल पाएगा। तो अपने को इस टाइप से समझाना है वन नेशन वन इलेक्शन को। फिर आते हैं हम महिला आरक्षण अधिनियम, जो हम 116 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत में लेकर के आए हैं, इस पर अपने को बात करना है। अब देखिए, जो ये जो है ना
जो नारी शक्ति अधिनियम जो था हमारा, नारी शक्ति अधिनियम में क्या है यहाँ से कि ये जो प्रावधान किया गया है, किस क्या क्या चीज़ का प्रावधान किया गया है इसमें 330 ए के तहत में लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 332 ए के तहत में राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और 334 ए में क्या कहा गया है कि आरक्षण जो है ये परिसीमन के बाद से ही लागू होगा। मतलब जो है एक डेलिमिटेशन आयोग जो हम बनाएंगे इसके बाद ही हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ प्रावधान है ये सब आपका नोट्स में होगा ऑलरेडी। पक्ष विपक्ष आप वहाँ से देखिए, अपना व्यू क्या होना चाहिए इसको लेकर के। देखिए, आप एक जो विजनरी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब भी आप सोचेंगे तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति बनिए यहाँ से, कि एक आशावादी व्यक्ति बनने का कोशिश कीजिए। आशावादी व्यक्ति किस मायने में बने हम? आशावादी हम इस मायने में बने कि जो महिला लोग जो है ना, इसकी राजनीति में एंट्री होगी, और महिलाओं की राजनीति में एंट्री से जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो उभर करके आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसमें, कि जैसे हमारा नॉर्डिक कंट्री है, जो नॉर्डिक देश है, आइसलैंड वगैरह हो गया, इन सब में आप देखेंगे कि इन सब का जीवन स्तर बहुत बढ़िया है। क्यों है? क्योंकि महिलाएं वहाँ पर पॉलिटिक्स में उभर करके आई हैं। तो ये चीज़ को आपको दिखाना है। इसके बाद आप थोड़ा सा रियलिस्टिक भी बनने का कोशिश कीजिए। रियलिस्टिक आपको किस मायने में बनना है? रियलिस्टिक आपको ये बनना, इस मायने में बनना है आपको कि जो है, क्या आपको लगता है अभी कि जो महिलाएं हैं, क्या सभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा? पहले स्तर पर किसको मिलेगा टिकट? पहले स्तर पर टिकट उसी महिला को मिलेगा जो कि किसी विधायक या फिर सांसद की पत्नी है, उसी को पहले स्तर पर टिकट मिलेगा। दूसरा क्या दिक्कत है इसमें से कि महिला जो है, महिला बहुत पढ़ी लिखी नहीं है अभी भी समाज में हमारा। तो महिलाएं जो है ये अपना जो इनका मतलब जो इसका जो अधिकार जो है, जो इनको जो आरक्षण मिलेगा इसमें से, इसके लिए क्या वो इतना जागरूक है क्या? आप खुद सोचिए एक बार, अपने समाज के लेवल पे देखिए, अपनी ज़मीनी हकीकत को देखिए। तो इस लेवल पर यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि प्रॉक्सी कल्चर। एक चीज़ को हम यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी कल्चर। प्रॉक्सी कल्चर मतलब क्या है कि प्रधानपति या सरपंचपति या जो है ये जो है संसदपति, इस टाइप का जो चीज़ें जो है कि महिलाएं संसद विधायक तो बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पर भी सिचुएशन वही क्रिएट होगा जो कि हमारा पंचायत के लेवल पर क्रिएट हो रहा है, कि उसका जो है काम कौन संभालेगा? उनका काम संभालेगा उनका पति संभालेगा। आपने पंचायत वेब सीरीज भी आपने देखा होगा, है ना? रिंकी का जो है पिताजी उनका प्रधानी संभालते हैं उसकी मम्मी के बदले में वहाँ से, ठीक है ना? तो इस टाइप से ये चीज़ें हैं यहाँ से, कि जो महिला आरक्षण अधिनियम है, इस पर आपका पर्सपेक्टिव आपका इस टाइप से आप बताने का कोशिश कीजिए। इसमें आप अगर जैसे इसमें देरी हो रहा है, ठीक है, तो देरी पर आप तर्क दीजिए यहाँ से कि सर जरूरी, मतलब जो है देरी हो रहा है ये ठीक बात है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से अपने को ये चीज़ समझना चाहिए कि जो भी हमारा जो प्रक्रिया जो लागू जो है ये ना, ये देरी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से हम इसको लागू करें। तो इस पर हम बात करें। इसके लिए हम जो एक काम कर सकते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक महिला विंग है। जैसे आप देखेंगे कि भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, जदयू में भी है, आरजेडी में भी है। सभी पॉलिटिकल पार्टी में का अपना अपना एक विंग है, महिला विंग है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी में जो उसका जो आंतरिक लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इस पर पॉलिटिकल पार्टी को काम करना चाहिए एक बार। तभी महिलाओं का भारतीय राजनीति में एंट्री हो पाएगा और वो सामान्य वर्ग की महिलाएं आ पाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और है कि जैसे प्रॉक्सी कल्चर है, ठीक है। प्रॉक्सी कल्चर, अब इसका समाधान क्या हो सकता है? प्रॉक्सी कल्चर का समाधान ये हो सकता है कि हम जो महिलाओं के स्तर पर जो है ना, एक कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम करें, जो क्षमता निर्माण है उनको हम बढ़ाने का काम करें। इसके लिए हम ट्रेनिंग दे सकते हैं महिलाओं को जो स्कूल या कॉलेज में जो है, जैसे बाल संसद वगैरह होता है, उसमें महिलाओं को जोड़ेंगे, तो वहाँ से महिलाएं क्या होगी कि वो एक टाइम में वो देश के स्तर पर भी फिर वो पॉलिटिक्स के बारे में सोच पाएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ से, कि उसके बाद है कि जागरूकता या फिर सोशल अवेयरनेस हम बढ़ाने का कोशिश करें। तो इस टाइप से है, अगर हम काम करेंगे तो फिर महिलाओं का भूमिका जो राजनीतिक में है वो बढ़ेगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग को लेकर के बहुत विवाद रहता है। हर बार जब भी चुनाव होता है तो विवाद का स्थिति क्रिएट हो जाता है यहाँ से। तो आर्टिकल 324 के तहत में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और हाल फिलहाल में ही 2023 में सरकार ने कानून भी बनाया है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त अधिनियम 2023। ये चुनाव बनाया है कि एक चयन समिति रहेगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, एक कैबिनेट मंत्री रहेंगे जिसको कि पीएम नामित करेंगे। और ये सब जो है मिल करके एक ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इनका चयन करेंगे, ठीक है। ये कहाँ से आया था ये चीज़? ये आया था सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, अनूप बरनवाल केस था सुप्रीम कोर्ट का।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई आप एक जो है इस टाइप से एक कमेटी बनाइए जिसके माध्यम से इनको जो है इनका जो नियुक्ति जो है करवाने का आप कोशिश कीजिए। तो यहाँ से ये केस आया था। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है, इसको लेकर के आप क्या चीज़ को समझाएंगे? इसमें भी आपका मतलब कोई भी संस्था पूछ ले, भारतीय निर्वाचन आयोग पूछ ले, ईडी पूछ ले, सीबीआई पूछ ले, आपको ये बात हर समय बताना है कि संस्था के स्तर पर दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसके कार्य करने के स्तर पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको बैलेंस व्यू बनाना है, क्योंकि हर समय मतलब जो है इसको आप बहुत आवेग में आकर के बहुत ज़्यादा आप आलोचना पॉलिटिकल पार्टी की तरह आप नहीं करेंगे, आप एक विजनरी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप इसका बात बताएंगे कि जो है देखिए, एक तो ये है कि संविधान के प्रति निष्ठा और संविधान और जो है संस्था का सुधार, ठीक है, आपको वकालत करना है यहाँ पर कि इसके बारे में आपको तर्क देना है आपको कि जो है किस टाइप से इसका यूज़ हम करेंगे, मतलब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का किस टाइप क्या इसका भूमिका होना चाहिए, इस टाइप से अपने को बताना है। एक तो पहला चीज़ आप यहाँ से ये समझाइए कि जो नियुक्ति प्रक्रिया का जो नज़रिया है, ठीक है ना, जो न्यायपालिका का जो केस जैसे अभी आपको बताया अनूप बरनवाल केस, तो आप इसका भी एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं कि इसका जो नियुक्ति इसका किस टाइप से इसका होना चाहिए कि जो है न्यायपालिका या तटस्थ सदस्यों भी इसमें शामिल हो कुछ इसमें, ताकि क्या हो कि जब भी इसका जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का सदस्य का जब भी चुनाव हो, सॉरी नियुक्ति हो जब भी, तो फिर इसमें इन लोगों की भूमिका हो, न्यायपालिका के किसी सदस्य का भूमिका हो, ताकि पारदर्शिता इसमें आ सके। दूसरा ये है यहाँ से कि जो संवैधानिक सुरक्षा जो है ना, जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके साथ साथ जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको भी मिलना चाहिए ये। तीसरा आप यहाँ से ये समझाने की कोशिश कीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, इनको जो जो क्या बोलते हैं आपका कि ये जो कैग वगैरह जो है ना, कैग्स वगैरह से इनको सीधा इसको बजट मिलना चाहिए इसको, ठीक है। इसको जो है इसको सीधा बजट मिलेगा, तो इससे क्या होगा, इससे जैसे सुप्रीम कोर्ट को बजट मिलता है तो वो अपना प्रशासनिक गतिविधि को देखते हैं, अपना जो भी इसका जुडिक्शन के अंदर में आता है, उसी टाइप से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपना जो भी इसका जो प्रशासनिक काम है इनको देखने का कोशिश करे। इसका एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए, इस टाइप का चीज़ों का बताने का कोशिश कीजिए। दूसरा, इसको जो है इसको कुछ शक्ति भी मिलना चाहिए, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एमसीसी को लागू करवाने के लिए इसके पास में एक वैधानिक अधिकार इसके पास में होना चाहिए एमसीसी को लागू करवाने के लिए। जैसे बीच में अगर कोई आदमी अगर तोड़ रहा है तो उसका चुनाव को रद्द करने का इसके पास शक्ति होना चाहिए। इस टाइप से कुछ आप चीज़ों को बताने का कोशिश कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ से कि जो हमारा जो जुडिशियल एक्टिविज्म है और जो न्यायिक संयमता है, ठीक है, इसके बारे में आपको समझाना है अब कि इसको लेकर के क्या क्या चीज़ होता है। अब देखिए, अब क्या है कि जैसे इसका आप जो है इसका कुछ चीज़ अगर आपको पता होगा कि विशाखा मामला था जैसे, तो इस टाइप का जो विशाखा दिशा निर्देश जो था, ये सब सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कर रहा था? ये सब सुप्रीम कोर्ट तभी कर पाया था जब सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक सक्रिय मतलब जो न्यायिक तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट सक्रिय था, ठीक है। तो कुछ बहुत बढ़िया चीज़ आया है, लेकिन इसको लेकर के भी कई बार विवाद की स्थिति क्रिएट हो जाती है। अब इसमें आपका जो व्यू होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको कोर्ट का भी सम्मान करना है, ठीक है। कोर्ट का भी आपको सम्मान करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोर्ट का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, कोर्ट का, तो आपके पास में आपके ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फिर मामला चलेगा। तो आपको कोर्ट का भी सम्मान करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो इसमें जो चुनौतियां हैं ना, उनको भी बताना है। मतलब एक बैलेंस व्यू आपको बनाना है। इसमें आपको ये चीज़ समझाना है कि जो न्यायिक सक्रियता है ना, या फिर जो न्यायिक सक्रियता है, ये एक दवा की तरह है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि कार्यपालिका कुछ बढ़िया काम नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर ये दवा के रूप में ये काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है ये। लेकिन जब यही दवा जब जो है बड़े लेवल पर जब ये आ जाए, ठीक है ना, अगर बहुत ज़्यादा अगर ओवरडोज दे दिया जाए तो फिर इसका साइड इफेक्ट आ जाता है, जिसको कि हम न्यायिक संहिता के तत्व में लेते हैं, ठीक है, या मतलब जो न्यायिक अतिरेक के रूप में लेते हैं। और उस अतिरेक से बचने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं, न्यायिक संयमता लाना पड़ता है उस टाइम में, ठीक है। आप यहाँ से ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए कि जैसे कुछ चीज़ें जो हैं, ठीक है ना, वो बहुत बढ़िया है। जैसे पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय जो था कि आर्टिकल 21 के तहत में जो है राइट टू प्राइवेसी का है मुद्दा है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। तो ये सब बहुत बढ़िया डिसीजन है। लेकिन अगर आप जो है नीति निर्माण में कि जैसे सरकार की सड़क कैसे बनना चाहिए, बजट कहाँ पर खर्च हो, इस टाइप के जब मुद्दे में जब आप चले जाएंगे ना, तो फिर क्या होता है कि फिर वो न्यायिक अतिरेक में फिर वो आ जाता है और यहाँ से फिर आलोचना स्टार्ट हो जाता है।
इसी टाइप से आप इसी जगह पर आप इस बात को भी बताने की कोशिश कीजिए कि केवल न्यायपालिका का ही गलती नहीं है इस पर गलती किसका किसका है, इस पर गलती कार्यपालिका का भी है। कार्यपालिका का क्या गलती है कि अगर कार्यपालिका अगर बढ़िया से अगर काम करे तो फिर न्यायपालिका का जरूरत ही नहीं है वहाँ पर। न्यायपालिका आप क्यों जाते हैं? क्योंकि न्यायपालिका हम तभी जाते हैं जब हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मांग है, इसको कार्यपालिका के स्तर पर, इसको प्रशासन के स्तर पर नहीं सुना जा रहा है, तभी तो हम न्यायपालिका जाते हैं ना। तो यहाँ से आप कार्यपालिका का भी आप खामी को बताने का कोशिश कीजिए। आगे आप ये चीज़ बताने की कोशिश कीजिए कि जो न्यायिक संयमता है ना, यहाँ पर ये ज़रूरी है। यहाँ पर आप जे एस वर्मा जो है, जस्टिस जे एस वर्मा का आप जो है कोर्ट यहाँ पर दे सकते हैं आप यहाँ से कि न्यायपालिका को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब बाकी के सारे विकल्प जो है ना वो फेल हो जाएं, तभी न्यायपालिका को को जो है इंटरफेयर करना चाहिए इसमें। तो यही चीज़ यहाँ से आपको समझाना है। इसी टाइप से आपको न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयमता के पक्ष में अपना पर्सपेक्टिव रखना है। आगे है एक व्यू है हमारा यहाँ से कि सिविल सेवा में लेटरल एंट्री का जो सिविल सेवा में लेटरल एंट्री का इशू है, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, सिविल सेवा में जो लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है? लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि एक जो प्रक्रिया होता है कि एक जो सामान्य प्रक्रिया होता है। सामान्य प्रक्रिया क्या होता है कि आप पहले एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, सेक्रेटरी लेवल पर जाएंगे, इस टाइप का एक प्रक्रिया रहता है। दूसरा क्या होता है कि साइड से किसी को हम लेते आए, उसका विशेषज्ञता के आधार पर लेते आए, इसको हम कहते हैं लेटरल एंट्री। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा था अभी कुछ दिन पहले। आपका स्टैंड इस पर क्या होना चाहिए? इस पर स्टैंड आपका जो है ये होना चाहिए कि देखिए, इस पर सरकार सुधार करने का काम कर रहा है। ठीक है, लेटरल एंट्री के लोगों को लाने का मतलब क्या है कि सरकार जो है सिस्टम में सुधार करवाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में ये व्यवस्था जम के चलता है। अब आपको सुधार का समर्थन करना है कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बढ़िया तरीके से सुधार होना चाहिए। लेकिन क्या है, लेकिन जो सोशल जस्टिस की कीमत पर नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो कि अब जो है हम लेटरल एंट्री करवा रहे हैं और सिर्फ उसमें हम क्या क्या बोल रहे हैं, सिर्फ उसमें हम जो है मतलब जो है मतलब उसका जो एबिलिटी जो है उसी को, योग्यता को ही सिर्फ और सिर्फ अगर हम आधार बना देंगे तो इसके आधार पर नहीं होगा ये चीज़। इसके साथ साथ हमें सोशल जस्टिस को भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो उसमें भी, इसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए सर। ठीक है, अब इसमें आप जो इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए कि जो भारत जैसे देश में, ठीक है ना, भारत जैसे देश में एक तो है कि जनरल लोगों का भी यहाँ पर, मतलब जो जनरलिस्टिक जो है, मतलब जो सामान्य स्तर के लोग हैं, जो सभी वर्ग से हैं, उनका भी आना इसमें ज़रूरी है। दूसरा, एक स्पेशलाइज्ड वर्ग का, मतलब स्पेशलाइज्ड व्यक्ति जो कि किसी खास चीज़ के ही विशेषज्ञ हैं, उनका भी आना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको आप बताने की कोशिश कीजिए इस टाइप से। फिर जो सुधार के बारे में आप समझाइए कि सुधार जो है बहुत बढ़िया कदम है सुधार, लेकिन सुधार जो है ये एक इंक्लूसिव नेचर से होना चाहिए, मतलब एक समावेशी सुधार होना चाहिए हमारा। और इसके बाद आप ये चीज़ समझाइए कि जो विशेषज्ञता है ना, जो हमारा स्पेशलिस्ट व्यू है, उसको हम लेकर के आएँ, ये अच्छी बात है। लेकिन जो प्रक्रिया हो वो सही होना चाहिए हमारा। प्रक्रिया हमारा क्या है? प्रक्रिया ऐसा नहीं कि हम किसी खास विचारधारा के लोगों को हम लेकर के आने का कोशिश करें यहाँ से, बल्कि प्रक्रिया ये होना चाहिए हमारा यहाँ से कि हम एक संस्थागत व्यू से लेकर के आएँ। मतलब एक इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर हम इसको लेकर के आने का कोशिश करें, न कि हम एडहॉक बेसिस पर। ठीक है, तो इसको आप लाने की कोशिश करिए। दूसरा, यही आपको बताया कि सामाजिक न्याय से कोई विशेष समझौता नहीं करना है अपने को। और तीसरा, अपने को हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करना है। हाइब्रिड मॉडल को फॉलो कैसे करना है? हाइब्रिड मॉडल को फॉलो ऐसे करना है कि जो प्रतिभा है, प्रतिभा के साथ साथ जो मुख्य प्रशासनिक ढांचे हैं उसको भी मेंटेन करना चाहिए। मतलब जो अभी जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं वो भी ऊपर लेवल तक जा सकें, इसका भी अपने को प्रावधान करना चाहिए। तो इस टाइप से अपने को लेटरल एंट्री पर अपना एक जनरल व्यू बनाना है। नेक्स्ट आते हैं बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने का मुद्दा। ठीक है, बिहार और आंध्र प्रदेश ये सब बराबर मांग रहे हैं स्पेशल स्टेट का दर्जा। अब देखिए, अब यहाँ से क्या है कि स्पेशल स्टेट का दर्जा क्या मानदंड वगैरह क्या होना चाहिए, कहाँ से ये विचार आया, ये सारा चीज़ तो अपने को पता होगा, आपको पता होगा। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किए होंगे, आपके नोट्स में भी होगा। अब अपना यहाँ से व्यू क्या बनना चाहिए? अब देखिए अपना व्यू ये बनाना चाहिए कि जैसे देखिए क्या यहाँ से कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का यहाँ पे अलग अलग व्यू है। बिहार सरकार चाहता है कि हमें को भाई मिलना चाहिए, केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, अब ये प्रावधान बंद हो गया है। तो आपको ये चीज़ समझाना है यहाँ से कि बिहार का पक्ष को मजबूती से रखना है आपको, लेकिन जो है केंद्र का जो तर्क जो है ना, इसको भी आपको खारिज बिल्कुल नहीं करना है। जैसे यहाँ पर जो है दर्जा, मतलब जो स्टेटस का मुद्दा है, इसको भी आपको मेंटेन रखना है। दूसरा, आपको जो केंद्र सरकार क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार बोल रहा है सपोर्ट का मुद्दा, मतलब केंद्र सरकार सपोर्ट देना चाह रहा है, वो मदद करना चाह रहा है, तो आपको उसको भी यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा।
अब यहाँ से आप ये चीज़ समझाइए, सबसे पहले आप स्टेटस का की बात को समझाइए आप। स्टेटस के बाद में आप ये चीज़ समझाइए कि जो स्टेटस जो है ना सर, बिहार को स्टेटस दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए जो केवल तकनीकी शब्द जो है, जो इसमें जो 5 जो कैटेगरी जो है स्टेटस में, केवल उसके आधार पर ही हम नहीं सोचें, बल्कि उस कैटेगरी में हम कुछ और चीज़ों को भी हम शामिल करने का कोशिश करने। जैसे हमारे पास में ऐतिहासिक अन्याय बिहार के साथ में तो हुआ है। कैसे हुआ ऐतिहासिक अन्याय? जब झारखंड हमसे अलग हो गया तो भाई हमारा जितना भी ये जो था, हमारा इंडस्ट्री वगैरह जितना भी था, वो तो हमारा झारखंड चला गया हमारा। तो अब हमारे पास में ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं हमारे पास में। और दूसरा क्या है कि हमारे पास में माइनिंग वगैरह भी हमारे पास में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये ऐतिहासिक जो है, ऐतिहासिक नीतियों के कारण हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं ऑलरेडी पहले से। दूसरा ये है कि जो हमारा जो भौगोलिक स्थिति जो है, भौगोलिक या फिर जो डिजास्टर लेवल पर जो स्थिति जो है हमारा, वो बहुत बढ़िया नहीं है हमारा। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे कि सेम टाइम में, गर्मी के टाइम में, जब हमारा दक्षिण बिहार सूखा से त्रस्त रहता है, हमारा उत्तर बिहार उस टाइम में बाढ़ से भयंकर तरीके से ग्रस्त रहता है। सितंबर अक्टूबर के टाइम में पानी, सॉरी, अगस्त तक के टाइम में पानी आ जाता है हमारे बिहार में, अगस्त सितंबर के टाइम में। अगस्त सितंबर से लेकर के जैसे ही बाढ़ बढ़ना स्टार्ट होता है, फिर से काली पूजा के बाद ही जो है, दीपावली के बाद ही जो है पानी हटता है हमारे बिहार से। तो ये चीज़ है कि स्टेटस तो दिक्कत तो है हमारे बिहार में इस चीज़ का। तो यही चीज़ है यहाँ से कि आप इसको भी समझाने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए, स्टेटस जो ये जो दर्जा जो है इसके लिए चाहिए। अब अगर स्टेटस नहीं अपने को मिल पा रहा है तो कम से कम अपने को स्पेशल पैकेज चाहिए। अब स्पेशल पैकेज जो मिले हमें, किस लेवल पर हमें स्पेशल पैकेज मिले? एक तो हमें ये चीज़ हम कर सकते हैं कि एक तो जो हमें मनी मिलता है, केंद्र से फंडिंग जो मिलता है, वो भी ठीक है। लेकिन दूसरे लेवल पर अपने को जो काम करना चाहिए वो ये है कि जो हमारे बिहार में जो भी इंडस्ट्री वगैरह है, उसको केंद्र सरकार जो है इसको टैक्स हॉलीडे उसको दे, मतलब उसको टैक्स से उसको थोड़ा सा उसके ऊपर में टैक्स का कमी करे, ताकि वो बिहार में इच्छुक हो आने के लिए। इस पर हम काम करने का कोशिश करें। दूसरा ये है कि स्टेटस जो था इसमें ये प्रावधान था कि जिसको भी ये दर्जा मिल जाएगा, उसको जो फंडिंग का जिसका जो प्रक्रिया रहेगा वो 90:10 का फंडिंग रहेगा। मतलब 90 केंद्र सरकार देगा, 10 स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बिहार को ठीक है, आप स्टेटस को आप बंद कर दिए, लेकिन ये फंडिंग का जो इशू जो है ना, इसको आप पिछड़ा राज्य के तहत, जो बीमारू राज्य के तहत में हमारा एक टाइम बिहार आता था, उसके तहत में आप ये चीज़ तो कम से कम आप कर सकते हैं ना। तो आप इसको करवाने का कोशिश कीजिए। इसके बाद है यहाँ से कि जो बिहार के लेवल पर क्या है, ठीक है ना, कि सिर्फ और सिर्फ आप केंद्र को दोष दें और किसी और जगह को दोष दे दें, अच्छी बात नहीं है। हमें जो है सेल्फ करेक्शन करने का भी ज़रूरत है। आत्म सुधार कैसे करेंगे आप? आत्म सुधार जो आप करेंगे वो इस लेवल पर होगा कि बिहार को जो है अपना अन्वेषण अवशोषण क्षमता जो है, एब्सॉर्प्शन जो कैपेसिटी जो है बिहार का, वो बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ाना पड़ेगा? कि जो केंद्र से जो भी पैसा मिलता है अपने को, वो समय पर खर्च हो और उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजा जाए, ठीक है ना। जो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है, अगर आप उसको टाइमली अगर आप भेज देंगे केंद्र को, तभी तो वो और भी आपको फंडिंग देगा। जैसे आप कुछ दिन पहले आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि बिहार सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है बिहार को धान खरीद का पैसा अभी तक नहीं दिया है, या इस टाइप का जो चीज़ें जो कुछ न्यूज़ में चल रहा था कुछ दिन पहले। मुद्दा क्या था? मुद्दा बिहार सरकार ने अभी तक सर्टिफिकेट ही नहीं भेजा था केंद्र सरकार को। तो ये मुद्दा है यहाँ से कि बिहार सरकार को भी अपने लेवल पर काम करना का जरूरत पड़ेगा, तभी तो जल्दी जल्दी कुछ हो पाएगा यहाँ से। तो इस टाइप से आपको केंद्र और बिहार के बीच में बैलेंस बना करके अपने को काम करना है। नेक्स्ट है हमारे पास में SIR का इशू, ठीक है। SIR का इशू जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का है, इसका इशू क्या है, इसको लेकर के बहुत विवाद है। अब इसको आप समझिए, इसमें क्या है कि इसमें आपका जो व्यू होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप इसमें एक जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, जो DEO है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके तरह आप यहाँ पे सोचेंगे, न कि आप एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह सोचेंगे। आप यहाँ पर ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक जो हेल्दी डेमोक्रेसी है, एक जो स्वस्थ लोकतंत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है? वोट ज़रूरी है। अब वोट भाई कहाँ से आएगा? वोट तभी आएगा जब एक जो मतदाता सूची होगा हमारा, उसमें ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हो। मतलब जो वोटर लिस्ट की शुद्धता जरूरी है। मतलब जो SIR प्रोसेस जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार SIR हो रहा है, आज़ादी के बाद कई बार हो गया SIR, और अच्छे तरीके से हुए हैं SIR। और जो है निर्वाचन आयोग बीच बीच में ऐसा काम करता रहता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है अपने को। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब अपने को यहाँ पर जो चीज़ समझना है आपको यहाँ पर, कि एक जो है तकनीक और जो है मानव, दोनों के बीच में आपको यहाँ पर संतुलन बनाना पड़ेगा।
कैसे संतुलन बनाना पड़ेगा? जैसे मान के चलिए कि आधार है, ठीक है ना, आधार लिंकिंग है, या फिर सॉफ्टवेयर का जो है यूज़ करके आप जो है डुप्लीकेट नाम खोजने के लिए बहुत बेहतर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि नाम कटने से पहले जो है ना, ये क्या होना चाहिए कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ना, वो अनिवार्य होना चाहिए, ताकि किसी भी आदमी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सके यहाँ से, है ना। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि जो टेक्नोलॉजी का जो निर्णय जो है ना, उसको हम मतलब इस टेक्नोलॉजी का हम सहयोग लें, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी से हम निर्णय नहीं लेंगे हम कभी भी। टेक्नोलॉजी से हम क्या लेंगे? टेक्नोलॉजी का हम सहयोग चाहिए आपको जीवन में, ना कि टेक्नोलॉजी का से हम निर्णय लेंगे कभी भी, ठीक है। ये इस तरीके से आपको समझाइए यहाँ से। दूसरा ये है कि जवाबदेही तय करना, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी हर किसी का तय होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगा? अगर 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 किसी का नाम गलत तरीके से अगर कट रहा है, ठीक है ना, तो उससे संबंधित अधिकारी का जो है जवाबदेही आपको तय करना चाहिए कि जो है कि इसका नाम कटा तो क्यों कटा, इसका नाम फिर से जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता है, क्या ये सही व्यक्ति है या नहीं है। तो अगर आप इस टाइप से अगर आप वर्क करेंगे तो इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा, और इससे जनता का जब भरोसा बढ़ेगा तो लोकतंत्र का प्रक्रिया भी जो है ना और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा, और इससे जो है राइट टू वोट का अधिकार जो है, इससे जो प्रगार होगा बेहतर तरीके से। तो जो जवाबदेही है हमारा किसका किसका होना चाहिए? एक तो बीएलओ का जवाबदेही होना चाहिए, वहाँ से जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनका जवाबदेही तय होना चाहिए। तो इस टाइप से जवाबदेही तय होना चाहिए हमारा यहाँ से। इसके बाद है हमारा यहाँ से कि जागरूकता के लेवल पर आप काम करने का कोशिश कीजिए कि जब भी आप काम करेंगे कुछ भी यहाँ से, तो जागरूकता के लेवल पर किसको आप जागरूक करेंगे? आप जो जनता जो है उनको आप जागरूक करने का कोशिश कीजिए कि अगर एसआईआर अगर हो रहा है तो उसको ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ये आपके पक्ष में है, ठीक है ना, ये आपके पक्ष में है। और इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इनको सभी राजनीतिक दल के साथ में काम करना चाहिए। इवन गवर्नमेंट को भी सभी राजनीतिक दल के साथ में जोड़ करके काम करना चाहिए। इस टाइप से आप अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एक बैलेंस पर्सपेक्टिव आए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यू से नहीं, आप एक विजनरी ऑफिसर के रूप में आप अपना बात को बता सकें यहाँ पर। तो अंततः आपको यही बात समझाना है यहाँ से कि जो त्रुटिहीन मतदाता सूची है वो जो है वो ज़रूरी है। लेकिन जो है ये जो है त्रुटिहीन मतदाता सूची ये ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि लेकिन इसमें जो है इसमें एक जवाबदेही इसमें तय होना चाहिए, और एक पारदर्शी तरीके से ये लागू होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से देखने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास में है कि जो छठी अनुसूची का मुद्दा है, 6 शेड्यूल का मुद्दा है। 6 शेड्यूल का मुद्दा क्या है? यहाँ से अभी जो लद्दाख वगैरह में जो इशू चला है ना, वो 6 शेड्यूल का मुद्दा है। अब लद्दाख वगैरह में जो इशू चला, इसमें आपका क्या व्यू होना चाहिए इस पर? एक तो इसमें आप जो है लद्दाख की मांग को आप यहाँ पे समझाने का कोशिश कीजिए कि जो लद्दाख की जो मांग जो है ना लद्दाख का, वो ठीक है, मतलब उसको आप समझने का कोशिश कीजिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आप यहाँ पर जो प्रशासनिक चुनौती है जो कि सरकार बोल रहा है और वो भी कुछ हद तक सही है, उसको भी बताने का कोशिश कीजिए। मतलब इस दोनों में आपको जो है ना, इस दोनों में आपको एक बैलेंस व्यू बनाना है। आपको यहाँ से बताना है कि जो छठी अनुसूची है, ये भारतीय संविधान का एक सच में एक अनूठा प्रयोग है ये, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसको जो है इसको प्रशासनिक चुनौती के हिसाब से भी देखने का ज़रूरत है। जैसे लद्दाख के संदर्भ में अगर हम समझें, तो लद्दाख का मांग क्या है कि लद्दाख का मांग बहुत चीज़ को लेकर वाजिब है। जैसे लद्दाख का मांग क्या है? लद्दाख का मांग है कि पर्यावरण को संरक्षित करने का मांग है उसका मांग है कि संस्कृति को संरक्षित करें, उसका मांग है कि हमारा जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है हमारा यहाँ से, उनको हम थोड़ा सा मतलब उसको हम जो है उसको हम एक दो और बढ़ाएं, वहाँ पर जो सीट जो है। तो ये सब मांग एकदम वाजिब है, लद्दाख का मांग जो है। और जो है आप उसके बाद ये चीज़ समझाइए यहाँ से कि जो है लद्दाख का मांग है ये, लेकिन इसको हम ज़रूरी नहीं कि हम इसको केवल जो है 6 शेड्यूल के तहत में ही इसको हम शामिल करवाने की कोशिश करें। इसको हम आर्टिकल 371 के तहत में भी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो आर्टिकल 371 के तहत में इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करें। दूसरा ये है यहाँ से कि जो हमारे पास में जो है मतलब जो लद्दाख को हम कुछ वित्तीय मदद वगैरह करने का कोशिश करें। लद्दाख को हम जो स्वायत्तता है ना उनको हम वहाँ मतलब इनको हम जो उनका लद्दाख का जो स्वायत्तता है, उनको हम स्थानीय लेवल पर लागू करने की कोशिश करें। जैसे लद्दाख हिल कमेटी इस टाइप का जो है, एलएचसी वगैरह जो है, इस लेवल पर हम इसको काम करने की कोशिश करें। यहाँ से इसको हम स्वायत्तता दें लद्दाख को, और इस लेवल पर जब हम काम करेंगे तो फिर हम लद्दाख और जो है उसका प्रशासनिक मुद्दा को हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे।
इसके बाद आप यहाँ से ये चीज़ समझाइए यहाँ से कि जो स्वायत्तता का मतलब जो है अगर हम स्वायत्तता अगर देते हैं तो लद्दाख को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्वायत्तता का मतलब कभी भी अलगाव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना? अलगाव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, बल्कि स्वायत्तता को एक जो है एक लद्दाख के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए यहाँ से। तो इस टाइप से यहाँ पर लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू को समझाइए। यहाँ पर पर्यावरण का मुद्दा है तो पर्यावरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार गाइडलाइंस जारी करे और जो है उसके संरक्षण का प्रयास करे लद्दाख में। संस्कृति, लद्दाख की संस्कृति है तो सांस्कृतिक परिषद वगैरह लद्दाख में हम उसको हम बढ़ावा दें लद्दाख का हम। तो इसको इस टाइप से अगर हम देखेंगे तो फिर तो क्षति अनुसूची का जो डिमांड जो है और जो लद्दाख का जो इशू है इसको इस टाइप से यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कि मणिपुर का जो मुद्दा जो है, मणिपुर हिंसा और राष्ट्रपति शासन। देखिए मणिपुर हिंसा और राष्ट्रपति शासन के वाला जो इशू जो है इसको हम कैसे देखते हैं। अब मणिपुर हिंसा और राष्ट्रपति शासन का जो इशू जो है, आपको पूरा मुद्दा आपको पता होगा आपको। अब जो यहाँ पर जो आपका जो व्यू जो है वो क्या होना चाहिए, आपका व्यू ये होना चाहिए कि एक साइड क्या है यहाँ से, एक साइड इमोशंस है, ठीक है, एक साइड भावना है, एक साइड इमोशंस है, दूसरा साइड व्यवहारिक समाधान है, मतलब जो है एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन है। तो आप जो है प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन की ओर जाने का कोशिश कीजिए ज़्यादातर टाइम। अब एक बात आपको अपने को याद रखना है कि जो मणिपुर में जो है ना, जो राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ है, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है, ये आर्टिकल 356 के तहत में लागू नहीं हुआ है, ये आर्टिकल 355 के तहत में लागू हुआ है। आर्टिकल 355 क्या कहता है कि आर्टिकल 355 कहता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था में अगर कोई चूक, मतलब अगर स्टेट अगर बढ़िया तरीके से अगर वर्क नहीं कर पाएगा तो फिर उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और मणिपुर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो आप ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल ये जो 355 है या फिर जो 356 है, ये कोई समाधान नहीं है ये, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक आपातकालीन बटन के रूप में होता है। ये फाइनल सॉल्यूशन ये बिल्कुल नहीं होता है। फाइनल सॉल्यूशन कैसे आएगा, फाइनल सॉल्यूशन यहाँ से आएगा, भावना से आएगा। मतलब जो है जब हम विश्वास को, जब हम लोगों का इमोशंस को जब हम जीतेंगे, जब हम लोगों जब भावना को हम जीतने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर होगा। तो आप ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए कि जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ठीक है, ये तात्कालिक रूप से ये जरूरी था, लेकिन दीर्घकाल में इससे काम अपना नहीं बनने वाला है। दीर्घकाल में क्या होने वाला है, दीर्घकाल में अपने को बफर जोन से काम नहीं बनेगा। मतलब बफर जोन का मतलब क्या हुआ कि एक साइड मैतेई है, एक साइड कुकी है, और बीच में बफर बना दिया, यहाँ से बीच में हम पुलिस सेना को खड़ा कर दिए। तो इससे काम नहीं बनने वाला है। काम कैसे बनेगा अपना, जब बफर जोन को हम संवाद जोन में तब्दील करेंगे। मतलब कुछ लोग इधर से आएंगे, कुछ लोग इधर से आएंगे। जब दोनों साइड से लोग आएंगे और जब दोनों साइड के लोग आकर के यहाँ पर बैठेंगे तो फिर यहाँ पर जो बातचीत करेगा ये सब, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बनेगा जो बातचीत जो निकल करके आएगा वो हमारा काम का होगा यहाँ से। तो आप यहाँ से ये चीज़ को बताने की कोशिश कीजिए कि जो बफर जोन है, बफर जोन नहीं, समाज जोन पर अपने को काम करना है। अगर समाज जोन पर अगर हम काम करेंगे तो फिर हिंसा रुक सकता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल दीजिए वहाँ से कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में भी एक टाइम में गोरे और काला का जो था विभेद था, बहुत लड़ाई हुआ, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने जीता कैसे इस चीज़ों को कि उन्होंने एक सुलह आयोग बनाया, एक रिकॉन्सिलेशन कमीशन बनाने की कोशिश किया दक्षिण अफ्रीका ने। जब रिकॉन्सिलेशन कमीशन बनाया, जब सुलह आयोग बनाया, तो सुलह आयोग में दोनों साइड से लोग आएंगे और आपसी बातचीत होगी इन दोनों की। तो इससे जो है, इससे हम इस मतलब जो है लोगों के बीच में जो है हम विश्वास कायम कर पाएंगे। तीसरा लेवल पे अपने को ये सोचना है इसमें कि जो अफवाह पर जो है ना, अफवाह पर नियंत्रण अपने को करना चाहिए। अफवाह पर कैसे नियंत्रण करेंगे, एक जो है हिंसा का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबर, ठीक है, और जो है हेट स्पीच की भावना, जैसे ये लोग जो है मैतेई लोग कुकी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कुकी लोग मैतेई के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए। इससे बचने के लिए प्रशासन को जो है काउंटर नैरेटिव करना चाहिए। काउंटर नैरेटिव प्रशासन भी करे इसको, मतलब जो फर्जी खबर है इन सबको रोकने का काम करे। और जो है सामुदायिक पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग पर बात करे, कम्युनिटी पुलिसिंग के लेवल पर बात करे कि भाई जो है एक सप्ताह पर जो है प्रत्येक एक सप्ताह में जो है प्रत्येक सप्ताह हम लोग बैठेंगे कम्युनिटी के लेवल पर और हम सब जो है काम करेंगे। तो इस लेवल पर आप यहाँ पर मणिपुर का हिंसा को बताने का कोशिश कीजिए कि मणिपुर का हिंसा कैसे रहा, इसमें राष्ट्रपति शासन कैसे कैसे लागू हुआ यहाँ पर। मतलब इस पर आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि जो है शांति का जो प्रक्रिया जो है ये इम्पोज नहीं किया जा सकता है, मतलब जो ये थोपा नहीं जा सकता है। ये कैसे होना चाहिए शांति का प्रक्रिया इसमें धीरे धीरे करके इवॉल्व होना चाहिए, मतलब विकसित होना चाहिए धीरे धीरे करके। अब कैसे विकसित होता है, सबसे पहले समुदाय के लेवल पर बात करेंगे, फिर समुदाय से समुदाय आगे बढ़ेगा, कहाँ पहुँचेगा समुदाय जनता के लेवल पर जाएगा,
समुदाय जनता के लेवल पर जाएगा, और जनता के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे करके और भी लेवल पर जो है जनता के बाद जो है जो आम जनता जो है उस लेवल पर जाएगा, फिर जो है समाज के सभी स्तर पर पहुंच जाएगा। तो इस टाइप से अपने को बात करना है इस पर। अब हम समझते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो एनजेएससी है, एनजेएससी और कॉलेजियम का जो मुद्दा चल रहा है। अब एनजेएससी और कॉलेजियम के मुद्दे पर आपका व्यू क्या होना चाहिए? देखिए, एनजेएससी और कॉलेजियम का जो इशू जो है, इसमें एक तो आप न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आप सम्मान कीजिए, दूसरा आप जो सुधार की जो है ना, सुधार का आप बात कीजिए यहाँ से। मतलब आपको जो है कुल मिलाकर के आपको मिडिल पाथ को अपनाना है, जो कि अरस्तू का गोल्डन मीन है या फिर जो महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग है, इसको अपने को अपनाना है यहाँ से। आपको क्या समझाना है? आपको ये समझाना है कि जो सर ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ना सर, ये क्या है कि इसमें अभी अपूर्णता है, मतलब ये पूर्ण तरीके से ये विकसित हो नहीं पाया है। और दूसरा यहाँ पर एनजेएससी जो है ना, एनजेएससी जो है ये मतलब ठीक है एनजेएससी भी, लेकिन एनजेएससी में भी है कि सरकार अगर पूरे तरीके से अगर न्यायपालिका पे अगर हस्तक्षेप कर देगा तो इससे क्या होगा कि पूरी न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगा। तो इससे भी अपने को बचना है। तो हम क्या करें? हम तीसरे पक्ष पर सब बात करने की कोशिश करें। एक तो हम ये करें कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, एमओपी जो है, एक तो हम इस पर काम करें कि जो एमओपी है हमारा, इस पर हम काम कर, इसको हम सुधारने का कोशिश करें। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जो मतलब प्रक्रिया जो होता है करने का, उसको मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, इस पर हम काम इस पर सुधार करने का काम करें। जैसे हमें कॉलेजियम को खत्म करने के बजाय उसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपने को सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर एक नया मेमोरेंडम तैयार करना चाहिए, जिसमें कि नियुक्ति से संबंधित स्पष्ट मानदंड होना चाहिए, साथ ही साथ समय सीमा भी उसमें होना चाहिए। बीच बीच में सरकार ऐसा भी कर सकता है कि जो कमेटी जो है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत में ही आप इस चीज़ को अपनाने की कोशिश कीजिए कि जो रिपोर्ट्स वगैरह कुछ चीज़ निकल करके आता है वहाँ से कि जो भी प्रोसीजर काम कर रहा है उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस पर काम करने का कोशिश कीजिए। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे काम करें हमारा। हम दूसरा हम ये चीज़ करें कि एक जो है सचिवालय हम बनाएं, जो एक जो सेक्रेटरी जो है ना, एक जो सेक्रेटरीट लेवल पर हम काम करें कि नया सेक्रेटरी हम बनाएं इसको लेकर के कि अस्थायी सचिवालय होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार जितना भी मतलब जो जितना भी जज है उसका एक डेटाबेस होना चाहिए हमारे पास में। उसकी पृष्ठभूमि की हम जाँच करें पहले, और उसको हम अगर वो बढ़िया काम रियल में कर रहा है तो उसको हम आगे चल के सम्मान दें उसको हम, न कि केवल व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर किसी को भी हम जो है जज बना दिए फ्यूचर में। इसको क्या कहते हैं? इसको अंकल जजेस का करके थोड़ा सा मजाक उड़ाया जाता है, इसका क्रिटिसाइज अंकल जजेस करके किया जाता है। तो इससे अपने को बचना चाहिए। फिर क्या है यहाँ से कि जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी हमारे पास में होना चाहिए। सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी में क्या होना चाहिए? सर्च कमेटी में जो सरकार है और न्यायपालिका है, इसके साथ साथ कुछ बाहरी व्यक्ति को भी हम शामिल करें, जिसके कारण कि एक पारदर्शिता बढ़े यहाँ पर। और दूसरा जो अंतिम निर्णय किसको लेना है? अंतिम निर्णय जो है ठीक है कॉलेजियम के ही लेवल पर ले, लेकिन एक सर्च कमेटी के लेवल पर हम कुछ बढ़िया लेवल पर हम काम करने का कोशिश करें। इसको हम इस टाइप से देख सकते हैं, और इसको इसी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बैलेंस बना करके एक तीसरा पक्ष पर आपको समझाना है वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास में कि जाति और धर्म की राजनीति। देखिए, जाति और धर्म की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, अब जाति और धर्म की राजनीति क्या है, आपको ये चीज़ समझाना पड़ेगा। इसमें आप ये चीज़ को समझाइए आप कि जो है मतलब इसमें आप जो है कभी भी आप पूरे तरीके से आदर्शवादी आप नहीं बन जाएंगे इसमें कि एकदम नहीं सर, एकदम जाति और राजनीति तो कहीं होता ही नहीं है। दूसरा, एकदम आप रियलिस्टिक भी नहीं बन जाएंगे, एकदम सिर्फ और सिर्फ जाति और राजनीति ही होना है, नहीं, इसमें बैलेंस बनाना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ स्वीकार करना है आपको कि यस, जाति राजनीति होता है, धर्म की भी राजनीति होता है। क्यों होता है जाति और धर्म की राजनीति? क्योंकि एक भारत में ये जो जाति और धर्म जो है लोगों की आइडेंटिटी के साथ में जुड़ता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में भी जुड़ता है। कहीं पर जाति के बदले में कहीं पर लिंग का राजनीति होता है, कहीं पर जो है आपका नस्ल का राजनीति होता है। तो अलग अलग स्तर पे होता है ये चीज़। तो ये चीज़ जो है जुड़ता है, दुनिया भर में ये चीज़ जुड़ता है। तो जाति और राजनीति की आप जो सही पक्ष जो है उनको आप स्वीकार कीजिए कि यस होता है यहाँ से। लेकिन जो है
आप यहाँ से ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए इसको कि मतलब एक तो आप जाति की राजनीति के पॉइंट ऑफ जाति या धर्म की राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ समझाने की कोशिश कीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग है ना, उनको प्रतिनिधित्व दिलवाना, उसका जो रिप्रेजेंटेशन हो उसको करवाना, ठीक है। तो इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, इनको आप समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर इसका यूज अगर हम बेहतर तरीके से करते हैं तो इसका जो है इसका इम्पैक्ट एक सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ता है। इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये बढ़िया इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखें कि अगर इसी का अगर हम जो है अगर एक जाति के खिलाफ में अगर हम दूसरा जाति अगर आ जाएगा तो इससे क्या होता है, इससे वैमनस्य क्रिएट होता है और इससे जो है समाज में तनाव क्रिएट होता है और हिंसा फैलता है और कटुता समाज में फैलता है। जैसे आप यहाँ से इसको इस टाइप से भी समझाने की कोशिश कीजिए कि हमारा जाति ठीक है, मतलब हमको अपना जाति अच्छा लगता है, धर्म अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा ही धर्म अच्छा है, जाति अच्छा है, बाकी और सब बेवकूफ़ है और सभी लोग का खराब है, ये अपने आप में ये जो है ये बहुत ही बेहुदापन बात है ये। तो इससे बचना है, तो इसी चीज़ को जो है इस तरीके से अपने को नहीं सोचना है। दूसरा, एक तो आप धर्म और जाति की राजनीति को दिखा दिए। दूसरा, आप यहाँ से मतदाता का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाइए, मतदाता का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाइए, विशेष करके युवा मतदाता का। आप यहाँ से दिखाइए कि युवा मतदाता का जो व्यू जो रहता है सर, जरूरी नहीं है कि जाति और राजनीति हर समय समाज में हो। युवा मतदाता जो है वो डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। जैसे आप कई सारे नेता भारत में देख लेंगे, उसकी जाति बहुत कम है इस देश में, लेकिन उसका जो है उसका ठीक ठाक पॉलिटिकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट की बात की। ऐसा आज नहीं, ऐसा स्टार्टिंग से ही है कि जो है उस तबके का नेता मतलब उस जिस तबके से वो आते हैं, उसका जो है उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका जो बहुमत जो है समाज में बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद उनको जो है उनको बहुत बढ़िया सम्मान मिलता है भारतीय राजनीति में। तो इसको आप इस टाइप से समझाने की कोशिश कीजिए कि जाति और धर्म की राजनीति में युवा मतदाता जो है हाल फिलहाल में वो क्या कर रहे हैं, वो जाति को नहीं देख रहे हैं, वो डेवलपमेंट को देख रहे हैं, वो बेरोजगारी को देख रहे हैं, वो अपना रोजगार का मुद्दा को देख रहे हैं, वो अपना शिक्षा का स्तर को देख रहे हैं। तो इसको आपको इस टाइप से समझाना है कि ये जो है युवा मतदाता सब जो आ रहे हैं, ये पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन मतलब आकांक्षा की राजनीति करने के लिए सब आ रहे हैं। इसके बाद आप जो है मतदाता को समझा दिए, इसका पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को बता दिए, मतदाता को देखिए। तीसरा लेवल पे आप इसको भी समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि कानून क्या है। आप ये भी थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बनाइए इसको भी लेकर के कि जो कानून है हमारे पास में, ठीक है ना, एक तो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, या फिर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ये इसका जो आर्टिकल इसका जो सेक्शन जो है 123 है, आरपीए का जो सेक्शन 123 है, इसके तहत में क्या प्रावधान है? इसके तहत में इस चीज़ का प्रावधान है कि जो हेट स्पीच सब जो है ना, इसको अगर हम अगर जो है इसको रोकने का उसमें प्रावधान है उसमें, तो आप इसका भी एग्जांपल दीजिए कि जो है इस टाइप का जो मतलब जो चीज़ें जो है इसको रोकने का प्रावधान किया गया है यहाँ से। तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन इसमें अभिराम सिंह का मुद्दा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए। तो आप इस टाइप का चीज़ों को आप यहाँ से समझाने की कोशिश कीजिए कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका इस पर बढ़ाना चाहिए। तो इस टाइप का चीज़ों को यहाँ से आप समझाने का कोशिश कीजिए। जाति और धर्म का राजनीति पे आपका अपना पर्सपेक्टिव इस लेवल पर आप बनाने का कोशिश कीजिए। इसके बाद है यहाँ से कि जाति का अपराधीकरण का मुद्दा क्या क्या है। देखिए, अभी आप बिहार चुनाव में भी देखे होंगे कि जो जाति का माफ़ कीजिएगा, राजनीति का अपराधीकरण जो है बिहार में भी अभी हाल फिलहाल के चुनाव में भी रहा, हर एक स्टेट के भी चुनाव में रहता है, सेंट्रल के भी चुनाव में का जब आता है उस टाइम में भी रहता है, पंचायत का भी लेवल पे चुनाव में रहता है, ये राजनीति का अपराधीकरण रहता है। तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप समस्या को स्वीकार करेंगे कि यस समस्या तो है सर, लेकिन समाधान व्यवहारिक है। मतलब जो है सभी अपराधी हैं, सभी चोर हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग हैं ये हो सकता है, लेकिन सभी हैं ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं, ये कॉन्सेप्ट कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए सभी को चोर बोलें हम, या फिर सभी को अपराधी बोलें, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ से आप समाधान बताने का कोशिश कीजिए कि समाधान जो है केवल कोर्ट या फिर कानून के पास में नहीं है। समाधान कहाँ से क्रिएट होगा? समाधान होगा जब हम राजनीतिक इच्छा शक्ति या को हम लेकर के आएंगे। मतलब जो है ये समाधान जनता के लेवल पर होगा। ये हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बिहार में अभी एक बात बोला जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना है, ठीक है। अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी जी, वो इस बात को बोल रहे हैं। तो अब यहाँ से आप भी इसी चीज़ को बताने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाए हम कि जो भी 1 साल के अंदर में जो भी मतलब न्यायपालिका का जो भी फैसला हो वो आ जाना चाहिए राजनीति से संबंधित, ताकि
जो उम्मीदवार जो है उसको भी बढ़िया हो, कई 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 सारे उम्मीदवार को जाली तरीके से भी फंसाया जाता है, तो उसको भी बेनिफिट हो जाए, और जो है राजनीति को हम अपराध से मुक्त कर सकें, मतलब जहाँ तक हम स्वच्छ कर सकते हैं इसको, वहाँ तक हम करने का कोशिश करें। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इसके स्तर पर जवाबदेही आना चाहिए इसको, मतलब मेन जिम्मेदारी तो यार इन लोगों का है। आप खुद देखेंगे आज के टाइम में चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार तो बहुत कम, इक्के दुक्के जीत रहे हैं। जीत कौन रहा है? पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार। पॉलिटिकल पार्टी किसको टिकट दे रहा है? चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कौन हो रहे हैं? जो बाहुबली समाज में, जो समाज में घूमता फिरता है, वही जीत रहा है चुनाव। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पर जो है ना, आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। और जो है सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश है इसको लेकर के कि अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी आपराधिक छवि के नेता को अगर चुनाव में टिकट देता है, तो पॉलिटिकल पार्टी को मतलब जो है विज्ञापन दे करके ये बात बताना पड़ेगा कि क्यों हम इस मतलब इसको हम टिकट दिए हैं, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पर ये चीज़ समझाना चाहिए। चुनाव आयोग को भी शक्ति मिलना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बड़े लेवल पर अगर इसको दे रहा है, तो फिर उस पर कार्रवाई कुछ करे, उसको संज्ञान मिले, चुनाव आयोग को ऐसा कुछ शक्ति दें हम। तीसरा है हमारे पास में जनता का भूमिका, ठीक है। एक तो हो गया कानून के स्तर पर, दूसरा हो गया पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पर, तीसरा है हमारे पास में जनता के स्तर पर। जनता के स्तर पर क्या क्या चीज़ करना चाहिए? जनता के स्तर पर देखिए, अब नेता जो अपराधी है वो चुनाव कैसे जीत जाता है? क्योंकि वोट तो अंततः जनता ही देता है इसको। तो जनता के स्तर पर ये होना चाहिए कि जो पार्टियां टिकट दे देती हैं, उसको जनता अपने हिसाब से सोचे कि क्या ये हमारे लिए हितकारी है या फिर अहितकारी है। तो यहाँ से जो है ना वोटर अवेयरनेस, मतलब जो मतदाता जागरूकता है, वो यहाँ से जरूरी है। जनता को जो है अपना जाति, अपना धर्म के लोगों को छोड़ करके जो साफ सुथरा छवि के नेता है, जो विकासात्मक राजनीति जो कर सकता है, उसका बात को सुनना चाहिए और उसको टिकट दे, उसको जो है जिताना चाहिए वहाँ से। तो इस टाइप से जो है राजनीति का अपराधीकरण पर आपका एक व्यू बन सकता है, राजनीति के अपराधीकरण पर। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ से कि गठबंधन की राजनीति, कोलिशन पॉलिटिक्स। अब कोलिशन पॉलिटिक्स जो है ना, इसको लेकर के भी अभी बिहार में भी चुनाव बना है, और जो है सेंट्रल में तो बना ही है। मीन्स में तो बीपीएससी का मीन्स में ये सब टॉपिक रहता ही है। यूपीएससी के लिए भी इसको हम पढ़ते हैं यहाँ से, यूपी पीसीएस में भी आप इसको देखते हैं। तो यहाँ से ये है कि गठबंधन की राजनीति में आपका जो व्यू होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो गठबंधन जो है ना, ये गठबंधन जो है ये मजबूरी का गठबंधन ये नहीं है। आपको ये चीज़ समझाना है, आपको ये चीज़ समझाना है कि ये मजबूती का गठबंधन है। मतलब जो है ये कमज़ोर शासन का ये पर्याय बिल्कुल भी नहीं है कि गठबंधन कर लिया तो ये कमज़ोर शासन है, ठीक है, नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि पिछले टर्म में जो गवर्नमेंट जो आया था, मतलब मोदी जी का जो सेकेंड टर्म जो था, उसमें केंद्र में पूर्ण बहुमत था बीजेपी को, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने गठबंधन किया। इसी टाइप से आप देखेंगे कि पहले कांग्रेस के टाइम में भी कुछ टाइम में आप देखेंगे कि वहाँ पर भी कुछ गवर्नमेंट मतलब कुछ पार्टी वहाँ से ऐड था, या फिर अदर स्टेट में भी आप देखेंगे। तो ये जो आप देखेंगे ना कि हर एक गठबंधन में ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास में कि मतलब जो है मजबूरी में ही कोई करे गठबंधन। कई बार हम विकास के मुद्दे पर भी हम गठबंधन कर लेते हैं यहाँ से। तो आपको ये चीज़ आपको समझाना है यहाँ से कि जो है ये एक इंक्लूसिव गवर्नेंस का प्रतीक है, ठीक है ना, मतलब जो एक समावेशी सरकार है, इसका ये प्रतीक है ये। अब यहाँ से आपको जो व्यू बनाना है वो इस हिसाब से बनाना है कि जो संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर ज़रूरी है कि समन्वय बनाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी तक जो है गवर्नमेंट, मतलब जो गठबंधन की सरकार के दौर में जो सबसे बड़ा गठबंधन के तौर पे हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था। अब अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये चीज़ था कि 24 दल को एक साथ लेकर के सरकार चला लिया और बहुत बढ़िया तरीके से सरकार चलाया। इसी टाइप से आप देखेंगे मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व में जब सरकार चला, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट चला। नरसिम्हा राव के टाइम में चला। अभी भी आप देखेंगे कि जो है अभी मतलब जो सरकार चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है अपने अपने स्तर पर, गठबंधन की राजनीति अच्छे लेवल से काम कर रहा है। लेकिन जो अस्थिरता की स्थिति क्रिएट होती है, जैसे आप 90 से 2000 के बीच का जब आप दौर देखेंगे, तो वहाँ पर जो अस्थिरता आई उसको लेकर के आपको मतलब उसको आप एक चिंता के रूप में भी आपको दिखाना है थोड़ा सा वहाँ पर, कि जो है संख्या महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ से, कि यहाँ पे समन्वय महत्वपूर्ण है, कि जो हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो हमारा है उस पर हम कैसे हम बेहतर तरीके से ईमानदारी के साथ में हम इस पर काम कर सकते हैं। दूसरा, गठबंधन की राजनीति में हमें
कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना मुद्दा को सिर्फ थोप देना चाहिए, बल्कि हमें जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनका भी अपने को सम्मान करना चाहिए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान देना चाहिए। अब प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें आप इसको, गठबंधन की राजनीति को, तो निर्णय थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा कि सर प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से निर्णय लेने में थोड़ा सा समस्या जरूर क्रिएट होता है, लेकिन ये जो है ये जन स्वीकार्य ये है, ठीक है ना, ये एक्सेप्टेबल ये ज़्यादा है ये। तो इसको आपको इस टाइप से आप समझाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक जो है तीसरा पॉइंट में आपको एक बात और आपको सुधार समझाना है यहाँ से कि कुछ सुधार की भी इसमें आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है ना। गठबंधन की राजनीति है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए। अब सुधार कैसे होगा? सुधार के लिए जो है ना, जो दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, इसको और ज़्यादा मजबूत कर दें। तो इसको अगर हम और ज़्यादा मजबूत कर देंगे तो फिर हम एक जो जनादेश है उसका हम बेहतर तरीके से सम्मान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ से गठबंधन की राजनीति में, और जनादेश का भी हम सम्मान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक जो व्यू बनेगा वो इस टाइप से व्यू बनेगा। नेक्स्ट आते हैं हम वक्फ बोर्ड या फिर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो था हमारा, इस पर लेकर के देखिए। वक्फ अधिनियम बिल जो है, इसमें आपका जो व्यू जो बनेगा हर समय, आपको एक तो आपको सुधार का आपको समर्थक आपको दिखना है कि नहीं बहुत बढ़िया है, मतलब सरकार काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपको संवैधानिक चिंता के प्रति भी आपको संवेदनशील थोड़ा सा रहना है। अब संवैधानिक चिंता किसका हो गया? संवैधानिक चिंता अल्पसंख्यक लोगों का है। फिर वक्फ बोर्ड का जो है संवैधानिक चिंता उन सबको लग रहा है वहाँ से। तो संवैधानिक चिंता जो है धार्मिक अधिकार का मुद्दा है यहाँ से, तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब देखिए क्या है यहाँ से कि आप सबसे पहले आप वक्फ जो है ना, वक्फ संपत्ति का उद्देश्य को आप वहाँ समझा दीजिए थोड़ा सा, कि जो वक्फ संपत्ति है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी का संपत्ति पे कब्जा कर लिए, उसका उद्देश्य ये है कि सुधार, मतलब जो है सेवा काम है उसका, ठीक है ना, सेवा काम के लिए वक्फ संपत्ति को लिया जाता है, जो कि मतलब जो है, और इसमें फिलहाल सुधार हो रहा है तो ये ठीक ही है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी केरल में का एक इशू था, एक बिहार का भी एक इशू था कि एक गांव को ही पूरा वक्त घोषित कर दिया गया है। तो आप यहाँ समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको यहाँ से ये भी समझाना है कि भाई अल्पसंख्यक लोग जो है उनका उनके साथ में एक पीड़ा वो लोग महसूस कर रहे हैं, उनका भरोसा कम हुआ है, ये भी आपको समझाना है यहाँ पर। और ये आपको कैसे समझाना है, ये आपको एक मतलब एक जो आपको एक कट्टरपंथी की तरफ की तरह से नहीं समझाना है, मतलब एक रेडिकल ग्रुप की तरह आपको नहीं सोचना है कभी भी। आपको एक संवैधानिक व्यक्ति की तरह, मतलब एक संवैधानिक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सोचना है कि यहाँ पर क्या चीज़ हो सकता है। अब जैसे क्या है कि जो रिफॉर्म जो किया गया, ठीक है ना, तो रिफॉर्म का आप स्वागत कीजिए। जैसे इसमें जो समावेशिता लाया गया, जैसे महिलाएं और पिछड़ा वर्ग को, जैसे बोहरा पसमंदा मुसलमानों को इनको इनमें प्रतिनिधित्व दिया गया, तो इनको आप बताइए कि ये एक प्रगतिशील कदम है ये, ठीक है ना। दूसरा, जो डिजिटलीकरण हो रहा है इसमें, या फिर जो अनिवार्य ऑडिट का जो इसमें प्रावधान किया गया है वक्फ संपत्ति का, आप यहाँ से बताइए यहाँ से कि ये भी बहुत बढ़िया स्टेप है सरकार का। जो गरीब मुसलमान तक है वहाँ तक जो है वक्फ का जो मूल उद्देश्य है वहाँ तक इससे पहुँच मिलेगा वहाँ तक। तो आप इसको बताइए कि ये बहुत बढ़िया उद्देश्य है सरकार का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ मुद्दा, जैसे कि आपने कलेक्टर को या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी है इसको आपने न्यायिक अधिकार दे दिया, इस न्यायिक निर्णय करने का अधिकार दे दिया। अब ये जो अधिकार दे दिया ना इनको, तो इससे समस्या क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक तो SOP मतलब जो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण का मुद्दा बनता है, इससे ये क्रिएट होता है यहाँ से। क्योंकि अब जो न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका अपने स्तर से काम करता है कभी भी। अब न्यायपालिका का लेवल अलग है, कार्यपालिका का सोचने का लेवल अलग है। अब जो कानून को लागू करवाने वाला संस्था है, अगर वही न्याय करना स्टार्ट कर दे तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप यहाँ से समझाने की कोशिश कीजिए कि कलेक्टर जो है या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सर्वे का लेवल पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय जिसको लेना है ना, उसको जुडिशियल ट्राइब्यूनल जो हमारा रहेगा, जो न्यायिक ट्रिब्यूनल रहेगा हमारा, अधिकरण जो रहेगा हमारा, उसी को लेना चाहिए ये फैसला पूरा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज़ समझाइए यहाँ से। तीसरा यहाँ से ये मुद्दा है कि जो गैर मुस्लिम का मुद्दा है, इसमें ये चीज़ बताया गया है कि जो गैर मुस्लिम को शामिल करने का मुद्दा है इसमें, तो आप यहाँ से ये समझाइए कि अगर गैर मुस्लिम को अगर शामिल करेंगे तो ये एक प्रशासनिक दक्षता का मतलब जो है होगा यहाँ से, ना कि धार्मिक हस्तक्षेप होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप वहाँ से दे सकते हैं कि जो हिंदू एंडोनमेंट्स एक्ट था या फिर जो गुरुद्वारा कमेटी है, उनमें भी इस टाइप की चीज़ों का प्रावधान है। तो इसका जो प्रावधान जो है ये जो है मतलब वहाँ पर भी है, बशर्ते बस आप एक बात यहाँ पर भी समझाने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम गैर मुस्लिम को शामिल करें तो मतलब सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन में सरकार का भूमिका सहयोग का होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, न कि सरकार धार्मिक मामले में इंटरफेयर करे। सरकार इस टाइप से सर नहीं करना चाहिए सरकार को, ठीक है। आप इस टाइप से कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या है कि
इस एक्ट का पर्पस को थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि जो वक्फ माफिया है, इस एक्ट का पर्पस क्या है। इस एक्ट का पर्पस है कि वक्फ माफिया जो है इनको समाप्त करना है। तो इसके लिए जो है हम जो है जो वक्फ संस्था को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से क्या है कि जागरूकता को, सोशल अवेयरनेस जो है इसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हमें सामाजिक स्वीकृति को बढ़ाना चाहिए। जैसे जो वक्फ बोर्ड जो है, जैसे मुस्लिम वर्ग के जो धर्मगुरु हैं, उन सबका हमें सहयोग लेना चाहिए, उन सबके साथ में बातचीत करना चाहिए सरकार को, और आगे के लेवल पर सोचना चाहिए। तो इस मुद्दे को आप इस टाइप से समझाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में कि आरक्षण का मुद्दा। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में कि आरक्षण का मुद्दा। अब आरक्षण के मुद्दे पर बहुत सारा मुद्दा है। जैसे अभी ओबीसी कैटेगराइजेशन का मुद्दा है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा है, महिला आरक्षण का मुद्दा है, या फिर आपका एससी एसटी का क्रीमी लेयर का मुद्दा है अभी। तो ये सारा चीज़ें जो है ना, इस पर आप जब भी आप सोचेंगे आरक्षण का मुद्दा पर, तो आरक्षण के मुद्दे पर आप हर समय ये चीज़ सोचिए आप कि देखिए, आरक्षण का आपको कभी भी आपको विरोध नहीं करना है। क्यों नहीं विरोध करना है? क्योंकि एक आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत में दिया गया है आरक्षण किसी को भी, तो आप इसका विरोध नहीं करेंगे। हाँ, आप रिफॉर्म का बात कर सकते हैं कि सुधार हो सकता है, इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। और लेकिन वो भी कैसे? एक रैशनल तरीके से, एक तार्किक तरीके से आप सोचने का कोशिश कीजिए, न कि कभी भी आप ब्लाइंडली आप कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिए इसमें। तो ये बात आपको समझाना है कि जो आरक्षण जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला है। आरक्षण क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन का औजार है, मैकेनिज्म है ये आरक्षण जो है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे देखिए, इसमें क्या है कि आरक्षण में एक तो है कि जैसे क्रीमी लेयर का मुद्दा है। तो क्रीमी लेयर में अभी जो सूर्यकांत साहब से जो पहले जो जस्टिस साहब जो थे, गवई साहब, वो जो है वो इस मुद्दे को बताए भी थे गवई सर कि एससी एसटी में भी अब क्रीमी लेयर आना चाहिए। तो आप उसका बात को वहाँ बताने की कोशिश कीजिए। जैसे ओबीसी वाला मुद्दा है, तो ओबीसी कैटेगराइजेशन में रोहिणी आयोग है, उनका मुद्दा का बताने की कोशिश कीजिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अभी सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ दिन पहले का जो जनहित याचिका वाला जो मुद्दा जो था वो उसमें था, तो मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी जारी रखना चाहिए। तो इस टाइप का चीज़ों को वहाँ बताने की कोशिश कीजिए। इंदिरा सहनी का जो केस जो है कि आरक्षण का सीमा 50% नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके बाद जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण में जो फैसला सुनाया कि 10% ये अतिरिक्त आरक्षण है, अब इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इस दोनों को आप जोड़ करके यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिए। तो आरक्षण के मुद्दे पर आपको इस टाइप से बताना है आपको। फिर आपको आरक्षण के मुद्दे पर आपको ये बात आपको समझाना है कि जो सरकारी नौकरी है ना, इस आरक्षण को केवल हम सरकारी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, बल्कि इसको हम सरकारी नौकरी के पॉइंट से भी हम आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसको हम एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको। तीसरा यहाँ से कि जो एफिशिएंसी है, ठीक है, कि जो दक्षता है हमारा, इसको भी हम मेंटेन करें। केवल हम रिजर्वेशन पे काम नहीं करें, हम एफिशिएंसी पे भी लेवल पे काम करें। जैसे मान के चलिए कि कोई पिछड़े मतलब जो जिसको भी आरक्षित व्यक्ति है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी है, जहाँ से भी है, तो वो अगर आरक्षण का लाभ लेकर अगर वो आ रहे हैं ऊपर लेवल पर, तो आप वहाँ पर ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि जो उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि मतलब जो है काम का जो है ना प्रशासनिक गतिविधि में वहाँ पर जो है एफिशिएंसी से हम कोई भी समझौता नहीं करें। तो इसको यहाँ पर बढ़ाना है अपने को कि प्रदर्शन का जो मानक जो है उस पर अपने को काम करना है। तो इस टाइप से अपने को आरक्षण पर सोचना है। नेक्स्ट है हमारे पास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आपका व्यू क्या होना चाहिए? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के व्यू पर आपका जो व्यू होना चाहिए, आप एक फॉरवर्ड लुकिंग मतलब व्यू होना चाहिए आपका एक जो है भविष्यवादी के व्यक्ति की तरह आपका एक व्यू होना चाहिए यहाँ से। और जो है आप ज़मीनी हकीकत को भी आप बता सकें यहाँ से, ज़मीनी मतलब जो है ग्राउंड लेवल का अधिकारी की तरह आपको यहाँ पर एक बात करना है यहाँ पर आपको। अब पहले क्या था? पहले था कि राइट टू एजुकेशन था, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद क्या है कि हम राइट टू लर्निंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम राइट टू एजुकेशन पे थे, अब हम राइट टू लर्निंग की ओर, मतलब जो सीखने की ओर, प्रक्रिया की ओर है। पहले हम पहले हम शिक्षा तक सीमित थे, अब हम शिक्षा से का लेवल को हम समझदारी या फिर जो है पढ़ना लिखना मतलब सीखने के लेवल पर हम जा रहे हैं आगे अब, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर लेकर के क्या क्या चीज़ें यहाँ से कि एक जो है भाषा और ज्ञान का मुद्दा है यहाँ से कि मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप जो है यूनेस्को का रिपोर्ट को आप कोट कीजिए। यूनेस्को का रिपोर्ट है कि जो बच्चे अपनी भाषा में जटिल मतलब कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको याद रख पाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप किताब में पढ़े हैं कि खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है, और आप
गांव में देख कर क्या है कि खरीफ फसल गेहूं अभी जो है, अभी जैसे अभी अभी रबी फसल का सीजन चल रहा है, अभी नवंबर के बाद गेहूं गेहूं बुआ गया गांव में। अब जब मार्च अप्रैल के टाइम में कटा जाएगा गेहूं, तो इससे क्या है कि इससे आपको ये चीज़ पता चल रहा है कि अब वहाँ पर प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं इसको, अच्छा अच्छा ये चीज़ें यहाँ से आप, और जो है आप उसी चीज़ को छोटे लेवल पर मतलब जो है आप मातृभाषा में आप इसको पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको आपके माइंड में जल्दी आपके माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट जा रहा है। तो मतलब यूनेस्को का यही रिपोर्ट था, यूनेस्को के रिपोर्ट को आपको कोट करना है यहाँ से। दूसरा, आप जो है जो मातृभाषा में शिक्षा दिया जा रहा है इसमें आप इसका समर्थन कीजिए कि सब ठीक है, मतलब मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए, लेकिन हमें मातृभाषा के साथ साथ ग्लोबल लैंग्वेजेस सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर अंग्रेजी का भी व्यू है और भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है। त्रिभाषा फॉर्मूला में भी आप इसी चीज़ को देखेंगे यहाँ पर कि भाषा सीखना कोई बुरा बात नहीं है। हमारे पास में 3 भाषा है, 3 का 3 भाषा हम सीख लें यहाँ पर। मतलब दोनों में आपको ये बात समझाना है आपको कि मतलब भाषा के मुद्दे पर कि अगर त्रिभाषा भी अगर हम सीखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। भाषा के मुद्दे पर क्या है कि त्रिभाषा के मुद्दे पर जो जो हमारा तमिलनाडु है, ठीक है ना, तमिलनाडु और इक्का दुक्का स्टेट में स्टेट फुट लेवल पर इसको छोड़ दिया जाए तो सभी स्टेट के लेवल पर एक सहमति है, सेंट्रल के लेवल पर भी सहमति है। और बस क्या होना चाहिए कि जो मातृभाषा या फिर जो त्रिभाषा सूत्र है हमारा, इसको हम स्टेट मतलब इसको हम स्टेट के ऊपर में छोड़ें और इसको मैंडेटरी नहीं बना करके इसको हम स्टेट के ऊपर में छोड़ें और स्टेट के लेवल पर इसको हम लागू करवाने की कोशिश करें, न कि इसको हम सेंट्रल के लेवल से हम थोपने का कोशिश करें। दूसरा, इस पर ये काम कर सकते हैं भाषा के स्तर पर, मातृभाषा के स्तर पर, कि आज के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन ऐप है हमारे पास में, जैसे भाषणी ऐप सब है, इससे हम कई सारे भाषा सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। हमारे पास सिखाने का तरीका है, इनको बताने की कोशिश कीजिए। तमिल काशी तमिल संगमम हो रहा है जो, इसके माध्यम से आप समझाने की कोशिश कीजिए कि काशी मतलब जो तमिल और हिंदी के बीच में जो गैप जो क्रिएट हो गया था बीच में, उसको हम किस टाइप से कम करने का कोशिश कर रहे हैं। जो तमिल का जो गीत सब है, फिल्म है, बॉलीवुड तमिलनाडु में फेमस है, वहाँ से जो है तो तमिलनाडु का जो मुद्दा जो फिल्म सब है वो सब बॉलीवुड में फेमस है। इस टाइप की चीज़ों को जब आप बताने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे स्तर पर सीखना है, सिखा सकते हैं यहाँ से, तो इस टाइप जब आप पर्सपेक्टिव को बताने की कोशिश करेंगे तो एक जो है एक विजनरी अधिकारी के रूप में आपका छवि जाता है यहाँ से। दूसरा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर जो त्रिभाषा सूत्र है इसको करवाने का नीति को बताइए आप। जैसे त्रिभाषा सूत्र है, इसको क्रियान्वयन इसका कैसे होगा? इसका क्रियान्वयन इस लेवल पर होगा कि सबसे पहले उत्तर भारत के लोगों को सीखना चाहिए, फिर दक्षिण भारत के लोगों को सीखना चाहिए। क्योंकि मतलब जो है अगर हम मतलब हमारा भाषा तो दक्षिण भारत के लोग सब जान रहे हैं, कई सारे लोग हिंदी बोलने के लिए जानते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या आप कन्नड़ आपको आता है बोलने के लिए, क्या आपको तमिल आपको आता है बोलने के लिए? तो आप इस बात को आप बताने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए कि जो है पहले हमारे स्तर से कोशिश होना चाहिए, फिर नेक्स्ट लेवल पर कोशिश होना चाहिए। इसी टाइप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो है टीचर को का ट्रेनिंग के लेवल पर हम काम करें, जो पाठ्यक्रम है जो हमारा सिलेबस है उसके लेवल पर हम काम करें, ABC जो क्रेडिट जो है उस पर हम काम करें, इस पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग है इस पर हम काम करें, वोकेशनल कोर्स सबको हम चलाएं यहाँ से। तो इस टाइप से अपने को इस पर बताना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, और जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला को यहाँ से ऐसे बताना है। अब आते हैं कि भोजपुरी को जो 8वीं अनुसूची में जो दर्जा देने का मांग हो रहा है भोजपुरी को, और जो है 8वीं अनुसूची का जो मांग जो हो रहा है उसको हम देखते हैं। देखिए, आपको ये चीज़ बताना है कि भोजपुरी का बात यहाँ बताना है आपको कि भोजपुरी जो है ना, भोजपुरी जो है ये बिहार की अस्मिता का रक्षक है, ठीक है ना, बिहार की अस्मिता का ये रक्षक है ये भोजपुरी जो है। और यहाँ पर आपको कई सारा तर्क भी आपको देना है कि भोजपुरी में कई सारा गीत संगीत कजरी चैती ये सब भोजपुरी में है और बहुत समृद्ध विरासत है भोजपुरी में, ये बात आपको बताना है। और जो है भाषा जो है, कोई भी भाषा जो होता है, चाहे वो भोजपुरी हो, मारवाड़ी हो, कोई भी भाषा हो, मैथिली हो, तो ये जो भाषा जो है ना, ये संवाद का केवल माध्यम नहीं है बल्कि संस्कृति का वाहक भी होता है। और ये सम्मान का प्रश्न है। अगर इसको हम 8वीं अनुसूची में शामिल करते हैं तो ये एक सम्मान का प्रश्न होगा ये भोजपुरी के लिए। और इससे जो है भोजपुरी का भी एक सम्मान बढ़ेगा। जो भोजपुरी भाषा मॉरिशस, फिजी जैसे देश में विदेश के स्तर पर बोला जा रहा है, उस भाषा को अगर भारत के संवैधानिक तंत्र में शामिल करते हैं तो उसका ख्याति और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब यहाँ से आप 1-2 बात और यहाँ समझाने की कोशिश कीजिए कि जो भोजपुरी जो भाषा जो है, भोजपुरी भाषा का पहचान जो है, इसका पहचान कैसे है, इसका एक अपना स्वतंत्र पहचान है इसका। ये जो है ये भोजपुरी हिंदी से ये अलग है। भोजपुरी क्यों अलग है? क्योंकि भोजपुरी का एक जो है व्याकरण है इसका भोजपुरी का, इसका एक क्रिया रूप है जो कि हिंदी से अलग है। जैसे मान चलिए कि मैथिली को अगर दर्जा मिल गया तो भोजपुरी को भी फिर दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी का भी एक विशाल जनाधार है, बोलने वाले लोग हैं, एक विशाल समृद्धि हमारे पास में, महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर जैसे लोग हैं भोजपुरी हमारे पास में।
और भोजपुरी को अगर हम दर्जा देते हैं तो इस लेवल पर जो है आपसे तुरंत आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अश्लीलता का मुद्दा। जैसे ही आपसे अश्लीलता का मुद्दा आपको पूछा जाता है तो आप यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश कीजिए कि जो अश्लीलता जो है ना भोजपुरी में अश्लीलता का जो है कारण जो है ये भाषा नहीं है। इसका जो है इसका मुद्दा क्या है यहाँ से, इसका मुद्दा है कि जो संस्थागत समर्थन का अभाव है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है ना ये अपने को नहीं है। अगर हम मान के चलिए अगर हम इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं भोजपुरी को तो क्या होगा, तो साहित्य अकादमी जैसे संस्थान से जो गंभीर साहित्य को जो बढ़ावा देता है उससे भोजपुरी भाषा के लिए भी पुरस्कार मिलेगा, नए नए गाना आएगा, नया नया उपन्यास लिखा जाएगा भोजपुरी में। इससे भोजपुरी भाषा का भी समृद्धि बढ़ेगा, भोजपुरी में नए नए शब्द जनरेट होंगे और इससे जो भोजपुरी में जो है ना कई स्तर पर लेखन बढ़ेगा और भोजपुरी भाषा का शुद्धिकरण होगा। तो इस टाइप से भोजपुरी भाषा को मतलब देना चाहिए। इस टाइप से आप यहाँ से समझाने का कोशिश कीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारे पास में कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का मुद्दा। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आप क्या क्या चीज़ सोचेंगे। देखिए, अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अब क्या है, अभी का करंट का स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, सरकार भी 370 को निरस्त कर दिया है। तो अब आपको बैक जाके नहीं बात करना है, अब आपको आगे की बात करना है कि अभी क्या है और आगे क्या होना है। अब आगे क्या होना है, अब आगे अपने को नया कश्मीर बनाना है आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद। तो अपने को इस पर बात करना है, ना कि कानूनी बहस में अपने को पढ़ना है। अब तो अब इस पर आप कैसे जवाब दे सकते हैं, इस पर आप ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए कि जो आर्टिकल 370 है उसका कानूनी बहस अब समाप्त हो चुका है। अब आपका जो है पूरा ध्यान भविष्य पर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप जो है कुछ तरीके से आप बता सकते हैं, कुछ फार्मूला का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 3D फार्मूला का हम यूज़ करें इसमें। 3D फार्मूला हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, मतलब एक तो डेमोक्रेसी होना चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव हुए, ये अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा हमारे पास में डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएं जम्मू कश्मीर में, जो हमारा बुनियादी ढांचा है, निवेश है, उनको हम बढ़ाने का कोशिश करें। तीसरा है हम कि डायलॉग के स्तर पर काम करें, जो युवाओं के साथ में जो संवाद है ना उनको हम बढ़ाने का कोशिश करें जम्मू कश्मीर में, मतलब जो है बुलेट के बजाय हम बैलेट पर हम काम करें, ये हमारा कोशिश होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है कि जो राज्य का जो दर्जा जो देना है इसको, ठीक है ना, इस पर हमें काम जल्द से जल्द करना चाहिए, कोई समिति गठित करना चाहिए इस पर, ताकि हम सभी मुद्दे पर बात कर सकें। एक पेच इसमें फंसेगा कि सुरक्षा का मुद्दा फंसेगा। सुरक्षा के मुद्दे पर जो सेना मतलब जो भारत सरकार जो है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को मिलकर के आपसी तालमेल के साथ में काम करके इस मुद्दे को सोचना चाहिए, सामरिक मुद्दे का हल इस टाइप से करना चाहिए। लेकिन जो है हमें राज्य की बहाली पर जल्द से जल्द पुनर्विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कश्मीर की जनता का विश्वास बहाली होगा और जो है विश्व में हमारा भी छवि अच्छा होगा लोकतंत्र के को लेकर के। इसके बाद है कि जो भावनात्मक एकीकरण है ना, जो इमोशनल इंटीग्रेशन है, इस पर अपने को काम करना है। इमोशनल इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? इमोशनल इंटीग्रेशन को हम इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पर करते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे कुछ दिन पहले कि न दिल्ली की दूरी न दिल की दूरी, ठीक है, इस टाइप का जो चीज़ प्रधानमंत्री जी बोले थे। तो इस टाइप का चीज़ें जो है आप यहाँ से बताइए यहाँ से कि 370 का हटना जो है, ठीक है, हमने फिजिकल इंटीग्रेशन कर लिया अब, लेकिन अभी जो है अब अपने को साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन पर अपने को काम करना है। अब ये साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन कैसे आएगा? जब नागरिक जो है भारत की विकास यात्रा में, वहाँ के नागरिक, वहाँ का जम्मू कश्मीर का जो प्रतिनिधि हैं, वो सब यहाँ पर जुड़ेंगे, तब फिर होगा ये चीज़। तो इस टाइप से अपने को ये चीज़ समझाना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ से कि आफस्पा में क्या है यहाँ से कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। अब ये आफस्पा जो है ये कब है? 1958 में मूल रूप से इसको लाया गया था पूर्वोत्तर भारत के लिए। इसमें क्या है कि राज्यपाल या फिर केंद्र सरकार जो है किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करता है। अब इस पर आपका व्यू क्या होना चाहिए? आपका व्यू दो पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। एक तो सेना का अपने को सम्मान करना है, ठीक है। दूसरा मानवाधिकार दोनों पक्ष को समझाना है। यहाँ से सेना और मानवाधिकार दोनों पक्ष को समझाना है आपको। अब जो है सेना का पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे सोचें यहाँ से कि सेना को इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर जो है सुरक्षा का मुद्दा सच में बहुत ख़राब हो जाता है, तभी तो वहाँ पर पड़ता है, इस चीज़ का मांग वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर आप सेना का चीज़ को आप समझाने का कोशिश कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, देखिए सेना इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाता है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आप ये भी समझाइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है आफस्पा, ये अंतिम समाधान ये नहीं है, ये तात्कालिक समाधान हो सकता है ये, लेकिन अंतिम समाधान जो है ना, अगेन हम
हार्ट्स मतलब जो है हृदय को जीत करके ही कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे अंतिम समाधान यहाँ से। तो यही चीज़ें यहाँ से कि हम इसको एक संवैधानिक प्रक्रिया के तौर पर हम जाएं इसको लेकर के, न कि इसको हम आपसपा को हम एक अंतिम समाधान मान लें। तो इस लेवल पे आपको जाना है यहाँ से। आपको एक जीवंत रेड्डी समिति था 2005 में गठित किया गया था, उसका भी आपको निर्णय बताना है कि जीवंत रेड्डी समिति जो था उन्होंने बताया था कि आपसपा को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और इसके कुछ प्रावधानों को यूएपीए जो एक्ट जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें शामिल कर देना चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे सेना को एक तो शक्ति मिलेगा, दूसरा जो कानून का स्वरूप जो होगा ना वो लोकतांत्रिक हो पाएगा। तो ये जो जीवंत रेड्डी समिति था इसका सिफारिश को आप यहाँ पे दे सकते हैं। तीसरा आपको ये चीज़ बताना है यहाँ से कि जो अफस्पा जो है ना इसको जब भी वापस ले हम तो इसको हम चरणबद्ध तरीके से मतलब जो वापस लें, मतलब जो फेस्ड विड्रॉल इसको हम करने का कोशिश करें। जैसे जैसे मान के चलिए कि स्टेट का पुलिस सक्षम हो रहा है, ठीक है, तो हिंसा वहाँ पर कमेगा। अब वहाँ से हिंसा कमेगा तो अपास्पा को भी आप हटाने का कोशिश कीजिए धीरे धीरे, ना कि अपास्पा को आप परमानेंटली लागू करवा दिए हैं, ये गलत चीज़ें हैं वहाँ से। मतलब इसको जो है ब्लैंकेट के बजाय आपको यूज़ नहीं करना है, मतलब कंबल की तरह यूज़ नहीं करना है कि पूरे सबको उड़ा दिए कंबल। जहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ पर इसका ज़रूरत है, वहाँ पर आप इसका यूज़ कीजिए। इसको हम अनुपातिक न्याय कहते हैं, अरस्तू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम अनुपातिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। तो इसको इस टाइप से आप यहाँ से सोचेंगे। फिर जो है जवाबदेही क्यों क्या है यहाँ से, मतलब मानवाधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचेंगे यहाँ से कि जो मानवाधिकार के अगर हनन हो रहा है तो फिर जवाबदेही फिर होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई सैनिक अगर गलत तरीके से मतलब किसी नागरिक का कोई दोष नहीं है फिर भी उसको जबरन उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो फिर जो सेना का जो न्यायालय है इनको इस पर बात करना चाहिए। इस लेवल पर जो जो आंतरिक जांच प्रणाली है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है सेना का, उसको इस पर अच्छे से देखना चाहिए इसको, और उसको जो पारदर्शी बनाना चाहिए इस प्रक्रिया को। मतलब जो है जीरो टॉलरेंस फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन की ओर अपने को आगे बढ़ना चाहिए, और जो है दिल और दिमाग से दोनों पे से अपने को काम करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में कि जो शहरों का नाम में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, शहरों का नाम में परिवर्तन हो रहा है। देखिए शहर का नाम में परिवर्तन कैसे होता है। शहर का नाम में जो एक प्रक्रिया होता है, जैसे किसी भी शहर का नाम में परिवर्तन होता है, जैसे मान के चलिए प्रयागराज अभी हुआ, इलाहाबाद को बदल करके प्रयागराज हो गया। तो इस टाइप का जो भी चीज़ें हैं यहाँ से शहर का नाम में परिवर्तन ये इस टाइप से होता है कि जो राज्य सरकार जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी लेना पड़ता है उसको। उसके बाद जो गृह मंत्रालय मंजूरी देता है, उसके साथ ही साथ रेल मंत्रालय, डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, इन सबसे पूछता है कि ऐसा कोई नाम तो नहीं है कहीं पर। सब बोलता है कि नहीं 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 कहीं नहीं है, तो बोलता है ठीक है भाई, तब हम इस नाम को यहाँ से लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ें यहाँ से, तो अब इस पर आपका क्या व्यू होना चाहिए। आप देखिए, आप यहाँ से दो चीज़ें यहाँ समझाइए। एक, आप ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए कि ठीक है नाम चेंज हो रहा है, जैसे अभी गया को गया जी कर दिए अभी, तो इस टाइप की चीज़ें जो है, तो आप यहाँ से ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए कि ठीक है नाम चेंज हो रहा है, शहर का नाम चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम संस्कृति का जो कल्चर है उसका हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो अल्टीमेटली जो जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ही हमारा अल्टीमेटली मतलब प्रायोरिटी होना चाहिए। अब स्थान का नाम बदलना सरकार का विशेषाधिकार है, और जो क्या है कि कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है, ये भी ज़रूरी होता है साथ ही साथ। तो इसको आप बताने की कोशिश कीजिए कि जो स्थान का नाम सरकार बदल रहा है, इसका जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, इसका अंतिम उद्देश्य ये विकास होना चाहिए। और जो है हर जगह का नाम चेंज कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये एक तार्किक प्रक्रिया होना चाहिए। अब नाम के साथ में काम का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वहाँ से कि नाम बदलना तभी सार्थक है जबकि उसका जो काम का जो लेवल जो है, ठीक है ना, उसको भी हम बदलने का कोशिश करें। जैसे इलाहाबाद को आपने प्रयागराज कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया, और विश्व स्तरीय कुंभ की सुविधाएं दे दी, तो ये एक अच्छी बात है कि इलाहाबाद का सांस्कृतिक अस्मिता को लौटाने का कोशिश किया, बहुत बढ़िया है। तो मतलब बदलाव जो है ना वो केवल कॉस्मेटिक लेवल पर नहीं हो कि हाँ मतलब शहर का नाम हम ये शहर का नाम कर दिए। तो इसी टाइप से आप देखेंगे कि कई सारे शहर का नाम भी चेंज हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसके स्तर पर प्रायोरिटी नहीं आ पाया। इलाहाबाद में प्रायोरिटी भी आया, तो इलाहाबाद का बढ़िया चीज़ है, लेकिन अदर जगह पे कई जगह पे प्रायोरिटी नहीं आ पाया, तो वहाँ पर गलत चीज़ हुआ वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जो है एक सिस्टमैटिक स्तर पर काम होना चाहिए, और इस पर हम काम करें। यहाँ से नाम को हम इस टाइप से चेंज करने का कोशिश करें। अब यहाँ से क्या है कि जो हिस्ट्री जो है मतलब एक समावेशी इतिहास के रूप में हम इसको काम आगे बढ़ाने का कोशिश करें।
जैसे क्या है कि इतिहास जो है ना, इतिहास कई परत पर लिखा जाता है, इतिहास कोई एक ही परत पर नहीं लिखा जाता है। तो जैसे औपनिवेशिक प्रतीक था हमारे पास में, उसको हम हटाने का कई बार कोशिश करते हैं। तो इतिहास को के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि इतिहास को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है इतिहास को, बल्कि इतिहास को केवल सीखा जा सकता है। अब जो नाम बदलने की प्रक्रिया है ना, ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना नहीं होना चाहिए, इसका पर्पस कभी भी इस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो ये है। अब एक जो है आप वहाँ पे सुझाव भी देने का कोशिश कीजिए कि जैसे अगर हम नाम को जो है अगर हम बदलने का अगर काम करते हैं, तो आप वहाँ से एक गाइडलाइंस का एक ज़रूरत दिखाइए आप वहाँ से कि जो भविष्य में अनावश्यक विवाद से बचने के लिए जो गृह मंत्रालय को एक सख्त दिशा निर्देश देना चाहिए, एक क्लियर पॉलिसी पर काम करना चाहिए गृह मंत्रालय को, किस पर कि किन परिस्थितियों में नाम बदले जाएँ, ताकि जो है केवल राजनीतिक लाभ के लिए हम किसी भी चीज़ का नाम तुरंत तुरंत चेंज नहीं कर दें, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शहरों के नाम में परिवर्तन इस लेवल पर है होना चाहिए। अब हम देखते हैं ऐसे कि वीवीपीएटी, वीवीपीएटी का मुद्दा क्या है। देखिए वीवीपीएटी का मुद्दा ये है कि वीवीपीएटी पर आपका विचार ये होना चाहिए कि जो निष्पक्ष चुनाव के लिए, ठीक है ना, निष्पक्ष चुनाव के लिए ठीक है, ईवीएम आ गया या फिर जो वीवीपीएटी है ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वीवीपीएटी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो है 100 मतलब जो है वीवीपीएटी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वीवीपीएटी होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश भी दिया था कि जो लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है ना, एक लोकसभा क्षेत्र है, उसमें अगर चुनाव हो रहा है तो उसके एक लोकसभा क्षेत्र का कोई भी एक विधानसभा को उठा लिए या फिर किसी मतलब जो है कुछ लेवल पर काम कर लिए, कुछ लेवल का वीवीपीएटी से हम गिनती कर लिए, तो फिर उसको हम मानते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का विचार ये था, इस टाइप से सुप्रीम कोर्ट का एक विचार था। आप यहाँ से ये चीज़ समझाइए आप कि जो मतलब जो वीवीपीएटी है ना, इसका 100% गिनती जो है, इसका 100% गिनती संभव नहीं है। क्यों नहीं है 100% गिनती संभव? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक डिसीजन है, हाल फिलहाल में ही था, 2024 में अप्रैल सबके टाइम में आया था, 2024 मार्च अप्रैल के टाइम में आया था, 2024 में ये डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बताया था कि जो अगर हम 100% अगर हम पर्चियों की गिनती करते हैं अगेन, तो ये हम बैलेट पेपर युग में फिर से हम प्रवेश कर जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट का आपको एक डिसीजन देना है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आपको समझाना है यहाँ से। तो इसको आप इस टाइप से समझाने का कोशिश कीजिए। दूसरा, आप जो है ये चीज़ आप समझाइए कि जो ईसीआई है ना, जो ईवीएम है, इसका पारदर्शिता को लेकर कई बार बात होता है। ईवीएम के पारदर्शिता पर आप यहाँ से ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्टियों के सम्मेलन एक बुलाया था कुछ दिन पहले, आज से 3-4 साल पहले, जिसमें कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को खुला चुनौती दिया गया था कि आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम को हैक नहीं कर पाया था। तो आप ये सब कुछ एग्जांपल दीजिए यहाँ से, ताकि जो है लोगों का समय मतलब जो है चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव पारदर्शिता में भरोसा लोगों का बढ़े यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं कि वीवीपीएटी में कुछ का हम गिनती करें, कुछ का हम जो है सभी का गिनती नहीं करके कुछ का गिनती करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश है कि 5% का वोट का गिनती कर लें। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का भी ये दिशा निर्देश है कि जो 5% रैंडम सैम्पलिंग वैज्ञानिक अगर हम गिनती करते हैं तो ये वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त है। तो इस टाइप से चीज़ों को आप देखने का कोशिश कीजिए। तो कुल मिलाकर के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी चीज़ हो पाया उतना मैं बताने का कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में अगर आपको और भी ये बढ़िया लग रहा हो, तो अगर आपका और भी कुछ टॉपिक हो तो आप बता सकते हैं। बाकी मेरा कोशिश था कि जितना भी विवादास्पद मुद्दे हैं उस पर एक मोटा मोटी एक व्यू बनाने की कोशिश करें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत में, कि आपका व्यू क्या होना चाहिए इन सभी टॉपिक पर को लेकर के। तब तक के लिए अगर आपका मन हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मास्टर साहब यूपीएससी पीसीएस को। अगर आपका मन हो तो आप टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको भी जा सकते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।